अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल नफरत, असकलम नासिर हुसैन। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो तुम? आगा जान की गरेजदार आवाज पूरे घर में बाज़गश्त करने लगी। मैं अपनी सहेली की सालगिरह पर इसके घर गई थी। इसकी आवाज में भरपूर एतमाद था। किससे पूछ कर गई थी तुम? आगा जान की आवाज अब पहले से कहीं बुलंद थी। मैं अम्मी को बता कर गई थी। इसका एतमाद कम ना हुआ, ना ही इसकी जबान लड़खड़ाई। पूछ कर किससे गई थी तुम? इनका गुस्सा कम ना हुआ। सामने पूरा घर खड़ा था। आगा जान, ताया जान, दिलावर, उज़मा ताई, इसकी अम्मी, अनम, सोबिया सोबिया भाभी और नरमीन। आगा जान सबके सामने इसकी अदालत लगाए खड़े थे। इसकी अम्मी, जो कब से खामोशी से सब देख रही थी, डरते हुए इसके दिफा करने आगा जान के सामने आ गई। आगा जान, मैंने इजाजत दी थी इसे। आगा जान ने गुस्से से घूर कर सादिया को देखा। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? तुम अगर इस घर की रवायात और असूल भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं। इस घर के सारे फैसले मर्द करते हैं। औरतों का काम सिर्फ बावर्ची खाना संभालना है। आइंदा ये बात तुम भी समझ जाओ और अपनी बेटियों को भी समझा दो। ये आखिरी जुमला था जो आगा जान ने कहा था। इसके बाद वो गुस्से से वहां से चले गए और बाकी घर वाले भी इधर उधर हो गए। और जब कमरे में आई तो सबसे पहला थप्पड़ अम्मी का पड़ा था इसे। वो जानती थी अम्मी इसके इंतजार में होंगी और अब इसे दूसरी अदालत का सामना करना होगा। कहा था ना तुमसे मत जाओ, रात को क्यों गई तुम? इशरत ने गुस्से से दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंक दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की अम्मी, बता कर गई थी आपको। आगा जान को तो नहीं बता कर गई थी तुम? मैं आगा जान के मुलाजमा नहीं हूँ जो हर बात इनसे पूछ कर करूँ। अगर इनका बस चले तो इस घर की औरतों पर सांस लेने के लिए भी पाबंदी लगा दे। आहिस्ता बोलो बदबख्त, अगर किसी ने सुन लिया तो। इशरत सादिया की बात काट कर बोली। तो सुन ले, मैं डरती किसी से नहीं। सादिया ने घबरा कर दरवाजा बंद कर लिया। बंद करो बकवास, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अम्मी, एक बात आप भी सुन ले। इस घर में जो 100 साल पुरानी औरतों को गुलाम समझने वाली रवायात जिंदा हैं, मैं इनको कभी तस्लीम नहीं करूंगी। जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। सादिया सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। या अल्लाह हिदायत दे इस लड़की को। वो बाल खोल कर वॉशरूम में घुस गई। 21वीं सदी के इस दौर में आज भी शहर से दूर कुछ इलाकों में ऐसी जाहिलाना रसूमात और रिवायात जिंदा थी जिनमें औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। और वो भी एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां आंखें खोलते ही इसने हमेशा घर पर मर्दों को हुकूमत करते और घर की औरतों को इनके सामने सर झुकाए देखा था। वक्त बदल गया था, जमाना बदल गया था, लेकिन इनके घर की रवायात नहीं बदली थी। खाने में क्या बनेगा से लेकर घर के एक ईंट तक हर फैसला आगा जान या ताया जान ही करते थे। घर की औरतों को अपनी मर्जी से एक गमला भी यहाँ से उठाकर वहां रखने की इजाजत ना थी। औरतों के कपड़े, जूते, हत्ता कि इनकी शादियों के फैसले भी मर्द ही करते थे। वो पुरानी सोच रखने वाले लोग थे जो औरत का बोलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके बाप की डेथ 4 साल कबल हुई थी। इनकी जिंदगी में इससे काफी एहतियात इख्तियारात हासिल थे। घर के पुराने निजाम के बावजूद इसके अब्बू ने कभी इसके साथ ज्यादती वाला रवैया नहीं रखा था। हमेशा इसे इज्जत और एहतराम और मोहब्बत दी। आगा जान और ताया जान की सख्त मुखालफत के बावजूद इसे तालीम दिलवाई और वो शऊर दिलवाया कि आज वो अपने खानदान के गलत रिवायात के खिलाफ डट कर खड़ी है। आगा जान लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे। आज से पहले खानदान की किसी लड़की ने इतनी तालीम हासिल नहीं की। कोई अगर ज्यादा कोशिश कर भी लेता तो मिडल से आगे नहीं जा पाता। फेरोज ताया की बेटी अनम और इसकी बड़ी बहन नरमीन दोनों ही मिडल से ज्यादा तालीम ना हासिल कर सकी। आगा जान का इकलौता पोता और बकौल इनके इस घर का अगला वारिस ताया का बेटा सिकंदर तालीम के लिए अमेरिका तक गया, लेकिन वहां जाकर भी वो आगा जान के मुकर्रर करदा हदूद से बाहर नहीं निकल सका और इन पुराने ख्यालात से आजाद ना हो सका जो आगा जान और ताया जान बरसों से इसका ब्रेन वॉश करते रहे। इसीलिए जब वो इतना ज्यादा पढ़ लिख कर वापस आया तो लगता था वो बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता है। वही जाहिलाना सोच, औरत पैर की जूती, औरतों पर हुक्मरानी। ये तो अच्छा हुआ इसके अब्बू जमाल जफर ने इसे इतना तो शऊर दिलवाया कि वो अब अपने हक के लिए आवाज उठा सकती थी। इसके बावजूद अब्बू को सारी जिंदगी ताया और आगाजान से ताने मिलते रहे, बीवी का गुलाम, बेगैरत मर्द वगैरह। और अब्बू ने भी खामोशी से सब कुछ सुनकर बर्दाश्त किया और कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। फिर भी आगाजान इनसे कभी राजी ना हुए। एक रात खामोशी से इन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले ली और इन तीनों माँ बेटियों को आगाजान और इनके खानदान के रहमो करम पर छोड़ गए। आगाजान पहले
اگر انہیں تھوڑی بہت اہمیت دیتے بھی تھے تو وہ جمال ظفر کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ جائیداد ساری آغا جان کی مٹھی میں تھی، اسی لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تینوں کے پاس عظمیٰ دائی کی پاور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ 2 بیٹوں کی ماں تھی اور ان کا شوہر بھی زندہ تھا ابھی، اسی لیے ان کی ہر بات کو اہمیت حاصل تھی۔ آغا جان 3 بار MNA سلیکٹ ہوئے اور اب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے پوتے سلطان فیروز کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ عشرت کو ان کی ذاتی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاہیں کریں، لیکن اسے ان کی یہ زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ چھت پر چلی آئی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آج بارش کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہوا اسے بھلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ عشرت بنا اس کی آمد کا نوٹس لیے اور بنا اسے اہمیت دیے خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے چائے کے سپ لے رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتی ہو۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ نہ تو اس کے روبدار شخصیت سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی اس کی دراز قد سے۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والا شوہر، خوش فہمی ہے تمہاری۔ میں کسی منگنی کسی رشتے کو نہیں مانتی، تمہارے ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نظریں چکا کر بات کرو مجھ سے اور دوپٹہ سر پہ لو۔ اچانک اس کی نظر زویا کے کھلے بالوں کی طرف تھی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، خرید کر نہیں رکھا تم نے مجھے، یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کہا کرو مجھے۔ کیوں، تمہاری شکل اچھی ہے؟ چلو یہاں سے چائے پینے دو مجھے۔ تم پہلے بتاؤ مجھے کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ وہ اس کے بازو تو بوجھ کر بولا، ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے کپ چھین کر دور پھینک دیا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، بتاؤ مجھے۔ عشرت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اپنی لمٹ میں رہا کرو، میں کہاں جاتی ہوں، کیوں جاتی ہوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غصے سے اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ پیچھے سے سکندر کی غصے بھری آواز کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ سامنے نرمین آپی کھڑی نظر آئیں۔ سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ بکواس کر رہا تھا۔ بری بات ایسا نہیں کہتے۔ عشرہ پلیز آپی، اب آپ نہ شروع ہو جانا امی کی طرح۔ نرمین ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ امی بتا رہی تھی تم رات کو باہر گئی تھی، اتنی رات کو کہاں گئی تھی تم؟ عشرت نے ڈائجسٹ کو آنکھیں پھاڑ کر نرمین کو دیکھا۔ آپی، جیسے آپ سب لوگ صبح سے اتنی رات کہہ رہے ہیں، وہ کوئی رات کے 2 بجے نہیں تھے، 8 بجے ہی واپس آ گئی تھی میں۔ وہ سب کو جواب دے دے کر اکتا چکی تھی اور سب سے زیادہ غصہ اسے سکندر نے دلایا تھا۔ تم یہ کیسے بھول گئی ہو ہمارے گھر میں شام 5 بجے کے بعد عورتیں، خاص طور پر لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بند ہوتا ہے۔ عشرت اب ٹیبل سے سیب اٹھا کر کھا رہی تھی۔ وہ سب قانون تم جیسی ڈرپوک لڑکیوں کے لیے ہوتے ہوں گے، میں آغا جان کا بنایا ایسا کوئی رول نہیں مانتی، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو آغا جان کے بارے میں، وہ دادا بھی ہیں تمہارے، جب رشتوں کا تقدس وہ نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں؟ انہوں نے کبھی مجھے پوتی سمجھا، ہمیشہ ایک عورت سمجھا، اور عورت ان کی نظروں میں صرف پاؤں کی جوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت نہیں، میں کبھی اسے عزت اور محبت نہیں دے سکتی۔ نرمین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ واقعی امی ٹھیک کہتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتی تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے عشرت، ہم سب بھی تو زندگی جی رہے ہیں، ہمیں بھی تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا سچ میں آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ آغا جان نے آپ کی شادی بنا آپ سے پوچھے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کر دی اور اس نے 2 مہینے میں ہی آپ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، اور اب آغا جان آپ کے دوسری شادی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ہمارے ابو کو بھی یہی غم اور سٹریس لے ڈوبا۔ آغا جان نے آج تک امی کو ہمیں قبول نہیں کیا، اور تم کہتی ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عشرت پھٹ پڑی۔ نرمین نے نظریں چرائی۔ اور آپ زندگی جی نہیں رہی، گزار رہی ہیں، لیکن تم کبھی اس سب کو بدل نہیں سکتی۔ یہ روایات برسوں سے چلی آ رہی ہیں، تم انہیں اصولوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ نرمین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی اداسی سے کہا، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس ماحول میں جہاں سب کچھ ہے، صرف آزادی نہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں اس قید خانے سے۔ وہ کچھ اداس سی بولی۔ اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، یہ بتاؤ سکندر نے کیا کہا تم سے؟ دسمبر لوٹ آنا تم۔ ناصر حسین کا مقبول ناول نرمین نے ایک دم موضوع بدل دیا۔ وہ اکثر عشرت کی راتوں سے ڈر جاتی تھی۔ وہی پرانی بکواس، دوپٹہ سر پر لو،
مجھے آپ کہو فلاں فلاں، تو تم اس کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ دماغ تو نہیں خراب میرا؟ میں کیوں کسی کی بات ماننے لگی؟ وہ کسی نہیں، تمہارا منگ۔ عشرت نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ سن سن کر بور ہو چکی ہوں۔ 20 سال پہلے کی ہوئی کسی احمقانہ منگنی کو میں نہیں مانتی۔ یہ ان مردوں کا فیصلہ تھا جو خود کو دوسروں کی زندگی کا خدا سمجھتے ہیں، جبکہ میں صرف ایک خدا کو مانتی ہوں۔ کھلے دروازے سے امی کپڑے لیے داخل ہوئی۔ سمجھاؤ سمجھاؤ اس بدبخت کو کچھ، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ اگر آغا جان اور فیروز بھائی اس کی بکواس سن لیں تو ابھی ہم سب کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں۔ عشرت تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے نکال دے؟ یہ گھر ان کے باپ کا ہے کیا؟ اس گھر میں ابو کا بھی حصہ ہے۔ وہ زور سے چلا اٹھی۔ سعدیہ بیگم اور نرمین دونوں شوق تھی۔ آہستہ بولو کمبخت۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ نرمین بھی کھڑی ہو گئی۔ خدا کا خوف کرو عشرت، کیوں ہم سب کو بے عزت کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ بیڈ پر پڑی غصے سے کھول رہی تھی۔ اچھا امی آپ بھی اب جائیں، میں سمجھا دوں گی اسے۔ تمہاری برتھ ڈے پر آنا مجھے مہنگا پڑ گیا۔ پوچھو نا کیا کیا تماشے ہوئے ہیں یہاں۔ اگلے دن وہ لان میں ٹہلتے ہوئے کال پر بات کر رہی تھی اور ساتھ اپنے ناخن بھی چبا رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا تمہاری فیملی والے اس طرح کے ہیں، نہیں تو میں کبھی تمہیں آنے کے لیے اتنا فورس نہ کرتی۔ زویا کو شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں قصور تمہارا نہیں ہے زویا، دماغ خراب ہے سب کا۔ ان کو لگتا ہے اگر گھر کی عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کی عزت ہی لوٹ جائے گی، یہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے گھاس پر کھڑی کرسی پر بیٹھ گئی، گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہے لیکن تمہیں بھی اب اسی گھر کے انہی رولز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سکندر بھی اسی سوچ کا مالک ہے۔ اس کا تو نام ہی نہ لو میرے سامنے، اور یہ بھی نہ سوچو کہ میں اس گھر کی جاہلانہ رول کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گی۔ مر جاؤں گی لیکن اس چھوٹی سوچ کے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ سکندر کا نام سن کر وہ اکسر کھول اٹھتی تھی۔ چل ٹھیک ہے بعد میں بات کروں گی، ابھی کیک بنانے کے لیے اوون میں رکھا ہے، کہیں جل نہ جائے۔ چل ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ کال کٹ کرنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ گھر میں لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی تھی، اسی لیے وہ چھپا کر استعمال کرتی تھی۔ ابھی تک وہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ ایک دم سے سب سے بغاوت کر سکے۔ انم چائے کے 2 کپ لیے لان میں آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی کزن تھی، فیروز تایا کی بیٹی اور سکندر کی بہن۔ اپنی ماں اور باپ بھائی کے برعکس وہ مزاجن کافی سلجھی ہوئی اور خوش اخلاق تھی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ چائے پیو گی؟ ہاں لیکن تم پہلے سے ہی 2 کپ لائی ہو، تمہیں کیسے پتا تھا میں یہاں ہوں؟ میں نے کچن سے دیکھ لیا تھا، انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کب ہو رہی ہے تمہاری؟ کیوں تمہیں نہیں پتا کیا؟ نہیں، نرمین آپی کوئی ڈیٹ بتا رہی تھی لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا۔ انم کپوں میں چائے بنانے لگی۔ سچ پوچھو عشرت تو مجھے خود کو بھی ڈیٹ اچھے سے معلوم نہیں ہے، انم کچھ افسردگی سے بولی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا انم کے لڑکا کون ہے؟ انم چائے کا سپ لیتے لیتے رک گئی اور شرمندگی سے پہلو بدلنے لگی۔ آخر کب تک ایسے نظریں چراتی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو تمہیں زندگی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ کیا تم سچ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزار دو گی جسے تم جانتی تک نہیں ہو؟ انم نے اداسی سے کپ پھر سے ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی۔ اور کر بھی کیا سکتی ہوں میں؟ تم کم از کم احتجاج تو کر سکتی ہو ایسا ظالمانہ فعل کے خلاف۔ میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں عشرت۔ وہ ابھی آگے بھی کچھ کہنے والی تھے کہ پیچھے سے آتی عظمیٰ تائی کو دیکھ کر رک گئی۔ تائی شاید ان کی کچھ باتیں سن چکی تھی، اسی لیے پاس آتے ہی اس پر برس پڑی۔ یہ کیا الٹی سیدھی پتیاں پڑھا رہی ہو تم انم کو؟ انم گھبرا کر کھڑی ہوئی جبکہ اس کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ جیسے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں کیوں پٹیاں پڑھاؤں گی تائی؟ جو سچ ہے وہی تو کہہ رہی ہوں۔ نہ تیری بڑی مہربانی، تو سچ نہ بولا کر اور میری بیٹی سے دور رہا کر۔ تائی نے اس کے سامنے مصنوعی ہاتھ جوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ لوگ کیوں اس کی شادی زبردستی کر رہے ہیں؟ اس بیچاری نے تو لڑکے کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ کپ رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس گھر میں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اس پر کوئی انوکھی قیامت نہیں ٹوٹ رہی۔ میری بھی شادی ایسے ہوئی تھی، تیری ماں کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے تائی، اب دنیا بدل چکی ہے، لیکن اس گھر کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے۔ انم تم چلو میرے ساتھ اندر، اور جب تک تمہاری شادی نہ ہو جائے اس سے 20 فٹ دور رہنا۔ اور تم آج کرتی ہوں تمہاری سعدیہ بھابھی سے بات۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ امی سے اس کی شکایت کی جائے گی۔ ایسی سینکڑوں شکایات روز ہوتی تھی اس کی۔ رات کو 10 بجے وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ اچانک کچن میں آیا۔ ویسے وہ اس گھر کا مرد تھا جو کچن میں قدم رکھنا بھی توہین سمجھتے تھے، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیسے آ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ چائے بنا رہی ہوں، اس نے رکھے انداز میں جواب دیا۔ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟
तुम जाकर सो जाओ, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। इस घर में लड़कियों का देर तक जागना भी जुर्म था। क्या ये भी तुम्हारे आगा जान का हुक्म है? नहीं, ये मेरा हुक्म है। अगर ये आगा जान का हुक्म है तो मैं नहीं मानूंगी, और अगर तुम्हारा हुक्म है तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। वो मुस्कुराते हुए इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, और वो हस्बे तवक्का गुस्से से लाल हो गया। इसे गुस्सा जल्दी आता था। बकवास बंद करो, जब कह दिया है कि सो जाओ तो बहस क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं सोऊं। तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? वो चिल्ला उठी। फिर से तुम? आप बोला करो मुझे। वो गुस्से से एक ठंडी सांस लेकर रह गया। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद कमरे में दफा हो जाना। वो किचन के दरवाजे पर गया और अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज्यादा शौक है तो खुद पहन लो। चाय का कप ट्रे में रख दी। इसके जाने से पहले वो किचन के दरवाजे से बाहर चले गए। सिकंदर ने गुस्से से अपनी हथेली दरवाजे पर मारी। वो आगा जान और ताया के सामने दुपट्टा लेती थी, लेकिन इसे इतनी अहमियत नहीं देती थी, और ना ही इससे डरती थी जैसे वो चाहता था वो इससे डरे, इसकी हर बात पर सर झुकाए, जी हाँ कहे। लेकिन वो ऐसा कैसे करती? एक तो वो दोनों बचपन से एक ही घर में बड़े हुए, ऊपर से बचपन की मंगनी ने भी इसके दिल में सिकंदर के लिए नफरत पैदा कर दी थी। खानदान में बरसों से चली आ रही रस्मों रिवाज का वो भी शिकार हो गई। इसे बचपन से सिकंदर और आगा जान की तहकुमाना अंदाज से नफरत हो गई। आखिर समझ कर वो दूसरों की जिंदगी का फैसला करते हैं आखिर क्या समझकर वो दूसरों की जिंदगी का फैसला करते हैं और सोचते हैं पूरा घर इनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। सिकंदर ने बचपन में ही इसके साथ यही किया, यही रोब, यही हुक्मनामा। फलां के साथ ना खेलो, फलां तेज फलां तेज खेलो, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो। इससे इन असूलों, इन बंदिशों से चिढ़ होती गई, और आज इतने बरस इसकी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सिकंदर के लिए नफरत की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी नहीं टूट सकती थी। वक्त बदल गया था, कई बरस बीत गए, लेकिन सिकंदर और आगा जान के रवैये में इसने रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी। इनकी जो हुक्म चलाने वाली आदतें वो बचपन से देखती आ रही थी, अब भी वैसी ही थी। कभी कभी इसे लगता सिकंदर आगा जान का दूसरा रूप लेकर पैदा हुआ है, और वो ऐसे किसी इंसान के साथ जिंदगी तो दूर लम्हे भी नहीं गुजार सकती थी। ये सुबह का वक्त था। घर के सारे मर्द इस वक्त जमीनों की तरफ या पंचायत के तरफ निकल जाते। सिकंदर या तो दोस्तों की तरफ निकल जाता या गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता, और रात को वापस आ जाता। आगा जान पंचायत के सरबराह थे, और अक्सर गांव वाले लोग इन्हीं से अपने घरेलू मामलात हल करवाते। यानी जो तावीज लिख के देता था उम्र दराज के, वो आमिल खुद बेचारा जवानी में मर गया। आगा जान का अपना घर जिन मसाइल का शिकार था, इनके अपने घर की औरतें आजादी के लिए तरस रही थी, और वह गांव जाकर इनके घरेलू मसाइल हल करते थे। वो कई बरस पहले ही शहर में शिफ्ट हो गए थे। इनका घर मेन डोर पर एक बहुत बड़ी इमारत थी। शायद शायद ये ऐसी इमारत आसपास किसी और की हो, लेकिन शहर में रिहाइश पजीर होने के बावजूद भी आगा जान की सोच ना बदली, और वो शहर में भी वही गांव वाले कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे। सिकंदर के अलावा फेरोज ताया और इनका बड़ा बेटा दिलावर फेरोज के ख्यालात भी आगा जान से मुख्तलिफ ना थे, लेकिन वो आगा जान की तरह हद से ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं था। इनके बरक्स सिकंदर हूबहू आगा जान की कॉपी था, और सिकंदर से नफरत की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। वो किचन में आई जहां अम्मी और सोबिया भाभी नाश्ता बना रही थी। अम्मी इसे भी किचन में काम करने के लिए फोर्स करती रहती थी, लेकिन वो किचन में कम ही जाती थी। किचन का सारा काम अम्मी, सोबिया भाभी या फिर नरमीन संभालती थी। घर में कोई मुलाजिम नहीं था, घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। पहले तो अनम भी किचन में हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन अब जब से इसकी शादी की डेट फिक्स हुई थी, ताई ने इसे किचन में आने से मना कर दिया था। ताई खुद भी किचन में कम ही आती थी, अगर आती भी तो बस हुक्म चलाने। इस घर का एक भयानक असूल और भी था, जब तक घर के सारे मर्द खाना ना खा लें तब तक सारी औरतें भूखी रहेंगी। ऐसा कहाँ होता है आज के जमाने में, लेकिन बाकी रस्मों की तरह वो इस रस्म की भी फजूल और अहमकाना समझती थी। इसे जब भी भूख लगती वो किचन में या अपने कमरे में जाकर खाना खा लेती थी। कहीं जा रही हो तुम? सोबिया भाभी ने इसे गौर से देखा, शायद इसकी तैयारी से ही इन्होंने यही अंदाजा लगाया था। अम्मी ने भी करेले काटते हुए नजर उठाकर इसे देखा। हाँ, वो मैं जरा बाहर जा रही हूँ। इसने नजरें चुराते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। कहाँ जा रही हो? अब की बार अम्मी ने सवाल किया, और इनके लहजे में तशवीश के साथ गुस्सा भी था। जोया की तरफ जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? बोतल वापस रखकर वो जाने के लिए मुड़ी। घर के मर्दों के आने से पहले लौट आना कमबख्त। वो ठंडी सांस लेकर बाहर आई। जाने वो दिन कब आएगा जब इसे घर से बाहर जाते अम्मी की ये लाइन नहीं सुननी होगी। जब तक वो सही सलामत घर वापस ना आ जाती, अम्मी तब तक घर में बैठकर दुआएं कर रही होती।
کہ گھر کا کوئی مرد واپس نہ آ جائے۔ تائی کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی چغلی کرتی، لیکن تائی کا علاج بھی اس نے ڈھونڈا ہوا تھا۔ کئی بار تائی خود بھی جھوٹ بول بول کر ادھر ادھر ہوئی ہیں، تو وہ ان کی اسی کمزوری کو لے کر انہیں بلیک میل کرتی رہتی تھی، یعنی آپ میرے باہر جانے کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ سودا کافی عرصے سے جاری تھا۔ وہ گھر سے باہر آئی، سامنے پورچ میں کھڑی 2 نئی گاڑیوں پر اس کی نظر پڑی۔ اس گھر میں استعمال کے علاوہ بھی 2 گاڑیاں اضافی تھی، لیکن انہیں چلانے کی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ آغا جان عورتوں کی ڈرائیونگ کے بھی سخت خلاف تھے، اسی لیے انہیں جب بھی باہر جانا ہوتا وہ رکشہ یا ٹیکسی استعمال کرتی۔ وہ کچھ اور آگے آئی تو اسے سامنے سے آتی انم دکھائی دی، جو دروازے کے پاس سے ہی اندر کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اچانک انم کی نظر اس پر پڑی تو وہ پوری طرح چونک گئی، شاید ڈر سے کانپ بھی گئی، اور غور سے انم کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا انم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تشویش سے انم سے پوچھا، اور انم نے لرزتے ہوئے اس بات میں ساری لایا، قریباً بھاگتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑی سوچ میں پڑی رہی کہ اچانک کیا ہوا۔ پھر وہ یہی سوچ کر باہر آئی کہ زویا سے مل کر جب واپس آئے گی تو انم سے پوچھ گچھ کرے گی۔ وہ رکشہ کر کے زویا کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج سے زویا سے خاص میٹنگ کرنی تھی۔ اس نے 2 ہفتے پہلے ایک پرائیویٹ ٹیوشن میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اپلائی کیا تھا، اور آج صبح ہی زویا نے اسے بتایا اس کی ایڈمیشن ہو گئی ہے اور 2 ہفتے تک وہ کلاسز لینے آ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے مزید باتیں کرنے وہ زویا کی طرف جا رہی تھی۔ زویا اپنے گھر میں نہیں تھی، اس نے اسے ایک ڈھابہ نما ہوٹل پر بلایا تھا جو بالکل سڑک کے کنارے تھا۔ تم ایک بار پھر سے سوچ لو عشرت، مجھے نہیں لگتا تمہارے آغا جان یا سکندر تمہیں اس چیز کی اجازت دیں گے۔ زویا اسے 3 بار پہلے دہرائی ہوئی بات پھر سے دہرا رہی، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، آغا جان کو میں راضی کر لوں گی، اور سکندر سے میں بالکل نہیں ڈرتی۔ زویا نے چائے کا آرڈر دیا، 2 منٹ بعد چائے آئی اور وہ دونوں چائے پینے لگی۔ یہاں آ کر بھی اسے بار بار انم کا خیال آ رہا تھا، اس کی گھبرائی ہوئی شکل سامنے آ رہی تھی۔ تو تم کب بات کرو گی؟ ابھی نہیں، ابھی تو انم کی شادی ہے، اس سے نپٹ کر تسلی سے بات کروں گی۔ وہ چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے بولی، کچھ پتا چلا لڑکا کون ہے؟ اس نے بیزاری سے ایک کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہاں، ابھی تک تو کسی نے لڑکے کو دیکھا تک نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کیا؟ زویا حیران ہوئی، کسی سے مراد گھر کی لڑکیوں نے، باقی سب نے تو دیکھ رکھا ہے، انم نے دیکھا نہیں؟ اس بیچاری نے بھی کہاں دیکھا؟ وہ شادی سے پہلے لڑکا دیکھے گی تو آغا جان کی ناک نہیں کٹ جائے گی؟ اس نے غصے سے کہا، ویسے سچ کہوں تو تمہارے آغا جان کر تو جاتی رہے ہیں، آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے، شاید ہی کچھ دیہات ایسے ہوں، لیکن شہروں میں تو بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ زویا ابھی تک چائے پی رہی تھی۔ چھوڑو، خواہ مخواہ میرا دل نہ جلاؤ، تم اور یہ بتاؤ۔ وہ کمپیوٹر بولتے بولتے اچانک جیسے اس کے سر پر چھت گر گئی۔ وہ دور سے نظر آنے پر بھی اسے اچھے سے پہچان رہی تھی، وہ سکندر تھا جو اسے دیکھ چکا تھا اور اب اس کی طرف غصے سے آ رہا تھا۔ زویا نے تو کچھ سیکنڈز بعد اسے دیکھا تھا، اور وہ بھی اس کی طرح شوق تھی، اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے اچانک وہاں دیکھ کر وہ کافی صدمے میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر زور سے دھاڑا۔ وہ دونوں گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں وہ حیرت کے مارے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، چونکہ جواب سوچتی، سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اس ڈھابے نما ہوٹل سے باہر لے گیا۔ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مفت کا تماشا مل گیا تھا۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا تھا جو وہ اندر جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دہاڑ رہا تھا۔ میں امی کو بتا کر آئی تھی، اس نے مدھم مگر سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن مجھے تو نہیں بتایا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ تمہیں بتانا ضروری نہیں تھا، اور آئندہ اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے کی جرات نہ کرنا۔ میں تمہیں قتل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، اور میں یہ کروں گا بھی۔ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہوگی اس دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ وہ غصے میں لال ہو چکا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا، تمہاری یہی سہیلی تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے، آزادی پسند کی شادی، برابری وغیرہ وغیرہ؟ جی نہیں، اتنا شعور تو میں خود بھی رکھتی ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں۔ امریکہ سے جا کر جہلیت کی ڈگری لے کر آ گئے۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی آگے مت بولنا، نہیں تو گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ تو پھینک دو، لیکن میں تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، بس کچھ دن اور انتظار کر لو، پھر تمہارا سر، تمہاری آنکھیں، سب کچھ میرے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، تب سارے حساب برابر کروں گا میں۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ سکندر نے تیزی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کھینچا، اور اسے غصے سے کھینچتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ سامنے نرمین اور صوبیہ بھابی کھڑی تھیں۔ سیڑھیوں پر تائی بھی آ گئی۔ کیا ہوا سکندر، کیا کر دیا اس نے؟ اس نے تائی کو بھی مکمل نظر انداز کیا اور اسے اس کی ماں کے پاس لے آیا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری منہ کے بل۔ تائی، نرمین، صوبیہ سبھی کمرے میں جمع ہو گئی۔
संभालिए अपनी बेटी को, आइंदा अगर ये मुझे घर के बाहर नजर आई तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसने गुस्से से सादिया बेगम से कहा और बाहर निकल गया। खुदा का खौफ करो सादिया, संभाल कर रखो बेटी को, हाथ से निकलती जा रही है। उजमा ताई भी अम्मा को सुनाकर चली गई। अम्मी ने भी इसे 2-4 थप्पड़ लगाए थे। वो वैसे ही औंधे मुंह पड़ी रही। जाने क्यों इसे रोना आ रहा था, अपनी बेबसी पर और लोगों की बेहिसी पर। काश वो इतने मजबूर ना होते या आगा जान के रहमो करम पर ना होते। 1 घंटे तक वो वैसे ही औंधी पड़ी सिसकती रही। कमरे में कोई ना आया और इस 1 घंटे में सिकंदर से नफरत का लेवल हाई हो चुका था। फिर जाने इसे क्या ख्याल आया, वो तेजी से उठी और आंसुओं रगड़ कर कमरे से बाहर निकली और सिकंदर के कमरे में पहुंच गई। वो सुकून से बेड पर पाँव फैलाए फैलाकर लैपटॉप देख रहा था और यूं तेजी से दरवाजा खुलते और इसे कमरे में देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। इसे नहीं याद वो कभी इसके कमरे में आई हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशफहमी से बाहर निकलो सिकंदर फेरोज, वो इसके पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी। मैं या तो मर जाऊंगी या बगावत कर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। यही 2 जुमले बोलने में यहाँ आई थी और बोलकर इसी तेजी से बाहर निकल गई। सामने से ताई आती दिखाई दी, इनके हाथ में कोई खाने की डिश थी। सिकंदर अभी तक इस कमरे में आने और कहे गए जुमलों पर गुमसुम सा होकर बैठा था। तुम यहाँ क्या करने आई हो, इन्होंने बरहमी से पूछा। अपने बेटे से पूछ ले, वो दो टोक अंदाज में बोलकर बाहर निकल गई। देखा देखा तूने, मुझे ये इसीलिए जहर लगती है, तभी कहती हूँ इस मनहूस से शादी ना करो। ताई गुस्से से सिकंदर के पास आई। एक बार शादी हो जाने दे अम्मी, फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं सुधरती। वो किसी सोच में गुमसुम बोला। क्या इससे शादी करना जरूरी है, एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। ये मेरी जिद है अम्मी, देखता हूँ कैसे नहीं करती मुझसे शादी। दिल का भड़ास निकाल कर वो छत पर ठंडी हवा लेने चली आई और 2 घंटे तक वहीं बैठी सोचों में गुम रही। दिल की जलन काफी हद तक कम हो चुकी थी और अब वो पुरसुकून थी। इसे नहीं मालूम इसके बाहर जाने और होटल में जोया से मिलने वाली खबर आगा जान तक कैसे पहुंची, लेकिन जब सोबिया भाभी इसे छत पर बुलाने आई कि आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं, तब इसे सच में घबराहट हुई। इसे यकीन था यह खबर आगा जान तक पहुंचाने वाला सिकंदर था, जो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। सिकंदर के लिए इसके दिल में मजीद इजाफा हुआ, नफरत का इजाफा हुआ। आगा जान हाल में अकेले नहीं थे, पूरी फैमिली वहां खड़ी थी और वो भी सुकून से एक साइड पर संजीदगी से खड़ा था। इसने एक नफरत भरी निगाह नजर से सिकंदर को देखा। आगा जान ने कोई बात बोलने से पहले इसे थप्पड़ मारा था। यकीनन सिकंदर इन्हें 2 घंटे तक काफी आग बगोला कर चुके थे। ये कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो इन्होंने इसे मारा था। तुम क्या समझती हो हम बेवकूफ हैं, तुम घर से बाहर चली जाओगी और हमें खबर नहीं होगी। इनकी गरजदार आवाज पूरे हाल में सुनाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। कोई हार कोई वो कई बार पहले भी घर से अकेली बाहर जा चुकी थी और आज पकड़े जाने पर घर के मर्द खुद को होशियार समझ रहे थे। ये क्या हरकत है इशरत, जब तुम जानती हो इस घर से बाहर कोई लड़की अकेली नहीं जा सकती तो फिर तुम क्यों गई। फेरोज ताया भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। इसने नजर उठाकर फेरोज ताया को देखा। आगा जान मजीद सुलग गए। इसे ऐसे घूर के क्या देख रही हो, नजरें नीची करो, नीची करके खड़ी हो। आगा जान इसकी उठी हुई नजरों से आग बगोला हुए। माफ कर दे आगा जान, आइंदा नहीं जाएगी। सादिया रोते हुए आगे आई। तुम चुप करो, पहले ही ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। बेहतर यही होगा तुम और तुम्हारी बेटियां हमारी बात समझ जाओ, नहीं तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। आगा जान हतमी फैसला सुनाकर वहां से किसी तूफान की तरह चले गए। वो काफी देर तक सिकंदर को घूरती रही, वो भी इसे गुस्से से देखता रहा। फिर नरमीन इसे कमरे में ले आए, जहां वो इसे बड़ी देर तक समझाती रही। आज तुम्हारी वजह से आगा जान ने अम्मी को घर से निकलने का कहा, शर्म करो, तुम हम सबको इस घर से निकलवा कर दम लोगी। इसने गुस्से से नरमीन का हाथ झटक दिया। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो, हमें घर से बाहर, इस घर में अब्बू का भी आधा हिस्सा है और इन्होंने आधे हिस्से के लिए बाकायदा पैसे दिए थे। अब अब्बू अब नहीं रहे और तुम्हारी इस बात की अब कोई अहमियत नहीं है। इशरत बेहतर है तुम पूरे खानदान में हम सबको जलील ना करो। मैं इन पर केस करूंगी कोर्ट में, देखती हूँ कैसे नहीं हिस्सा देते। नरमीन मुंह खोलकर हैरत सही से देखने लगी। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा, ये अहमकाना बातें कर रही हो, तुम बस देख लेना क्या करती हूँ मैं। वो एक खतरनाक इरादे से बोली। नरमीन को यकीन नहीं था वो ऐसा करेगी। घर में शादी का माहौल था। अनम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। दूर दराज की कुछ औरतों की आमद भी घर में शुरू हो चुकी थी। खानदान के मर्दों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इनके लिए गेस्ट हाउस में अलहदा निजाम था। इस हालिया सीन से बाहर निकली तो इसे अनम का ख्याल आया, जाने वो इस दिन इतनी घबराई हुई क्यों थी, और यही बात जानने के लिए वो इससे मिलने जा रही थी। लेकिन मिलने से पहले इसने तस्दीक करना जरूरी समझा। ताई घर में ना हो, इनकी मौजूदगी में ना वो इससे बात कर सकती थी और ना ही इसे
बात करने देती। अनम के कमरे में जाने से पहले वो किचन में आई। सोबिया भाभी दूध उबाल रही थी। तुमने ताई को कहीं देखा? भाभी वो घर पर नहीं है, कुछ खरीदारी करने गई हुई है। इसने सुकून का सांस लिया और बाहर आई। कुछ बूढ़ी औरतें सोफे पर नजर आई, शायद वो इनके गांव की थी, लेकिन वो इन्हें नहीं पहचान रही थी। इनको सलाम करती वो सीधा अनम के पास आई। इस वक्त उदासी सी शक्ल बनाई, बाजुओं में सर्दियां बैठी थी। अनम तुम ठीक हो ना? अनम ने चौंक कर इसे देखा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये बोलते हुए भी वो ठीक नहीं लग रही थी। खाकती को चेहरा देखो अपना, ऐसा लगता है एक हफ्ते से सोई नहीं हो। वो इसके पास बैठ गई थी। तुम ये शादी नहीं करना चाहती? अनम ने चेहरा स्पाट स्पाट चेहरे के साथ इसे देखा। कोई ख्वाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसे एक बार फिर अपना सवाल दोहराना पड़ा। अनम क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? अनम ने इस बात में सर हिलाया। वो कुछ लम्हे इसे देखती रही। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? इसने अंधेरे में तीर चलाया, लेकिन अनम के एतराफ ने इसे हैरान कर दिया। इसने सोचा था इतनी जल्दी वो इस बात का एतराफ भी कर लेगी। कौन है वो? हमारा पड़ोसी। तुम कब से और कैसे जानती हो इसे? इसका नाम कबीर है। वो 7 महीने पहले ही लंदन से वापस आया और कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। हमारी पहली मुलाकात भी करीबन 7 महीने पहले हुई थी। और तुम लोगों की मुलाकात कहाँ हुई? घर से बाहर तो तुम जा नहीं सकती। घर के पिछले हिस्से लॉन की तरफ एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ है जिसके साथ इसका घर है। वो यहाँ किराए पर रहता है। हम दोनों हर शाम को वहीं पर मिलते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने अब इसे अपनी शादी की बात बताई तो वो काफी नाराज है। मुझसे कहता है हम दोनों छुप कर निकाह कर लेते हैं और फिर वो मुझे हमेशा के लिए लंदन ले जाएगा। अनम ने रोते हुए अपनी बात पूरी की। इसकी पूरी बात सुनने के दौरान वो खामोशी से सुनती रही। तो फिर मसला क्या है? अनम ने इसे घूर कर देखा। क्या तुम सच में नहीं जानती मसला क्या है? देखो, अगर मसले से तुम्हारी मुराद आगा जान या फेरोज ताया, दिलावर भाई या सिकंदर हैं तो इनके लिए तुम आग में नहीं कूद सकती। यकीन करो, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब तुमने मुझे ये बात बताई। मैं तो कहती हूँ तुम कबीर की बात मान लो और निकाह कर लो इसके साथ। पुरानी रस्म रिवाज में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। यहाँ एक जहन्नुम से निकलोगी दूसरे जहन्नुम में जाने के लिए। मर्दों की दुनिया से बाहर निकलो और एक आजाद फिजा में सांस लो। तुम पूरी जिंदगी समझौते में नहीं गुजार सकती। तुम्हारा फ्यूचर कबीर के साथ है। आज तुम्हें जिंदगी मौका दे रही है। कल जब तुम्हारा शोर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तब तुम सोचोगी काश इस दिन जरा सी हिम्मत कर लेती तो आज यूं सिसक सिसक कर जिंदगी ना जी रही होती। अनम घबरा कर खड़ी। अम्मी कहाँ है? वो बाजार गई हैं। सोबिया भाभी से कंफर्म करके आई हूँ। तुम बस सोच लो। ऐसा मुमकिन नहीं है इशरत, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। आगा जान मार देंगे इसे भी और मुझे भी। इसने अनम का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। तुम दोनों निकाह करके हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ जाओगे। लंदन में आगा जान के साथ नस्लें भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये नहीं कर सकती। तो क्या तुम सारी जिंदगी अम्मी और ताई की तरह मर्दों के जुल्म सह कर गुजार दोगी? याद रखो, अपनी मर्जी से निकाह करने का हक तुम्हें मजहब भी देता है। मैं सोचूंगी, तुम अभी जाओ यहाँ से। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे जवाब का। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, अपने कमरे में आई। इसने कभी सोचा भी नहीं था अनम के दिल में ऐसी कोई बात होगी, लेकिन अब जानकर इसे अच्छा लगा था। वो ये डर भी कि वो बेवकूफ इनकार करके जिंदगी मुश्किल ना बना ले। वो 1 डेढ़ घंटा सोई रही, लेकिन अनम इसके जहन से नहीं निकली। वो 2 घंटे बाद अनम खुद इसके पास आई। ये रात का वक्त था जब तकरीबन सब सो चुके थे। वो छत पर इसका इंतजार कर रही थी। लाशऊरी तौर पर इसे यकीन था वो आएगी। मैं कबीर से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसे इतनी जल्दी अनम के मान जाने पर यकीन नहीं आया। वो समझी थी वो डर कर अपना फैसला बदल देगी। अब तुम बताओ इशरत, तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें इस घर से सही सलामत बाहर निकाल सकती हूँ। बाकी का काम कबीर का है। वो दोनों वहीं छत पर बैठकर सरगोशियाना अंदाज में बातें करने लगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अनम के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। लग नहीं रहा वो अपने फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक है। जब फैसला कर चुकी हो तो डरना कैसा? एक अनजान आदमी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर एक ऐसे इंसान का इंतखाब करो जिसे तुम जानती हो, जिसे तुमने देखा तो है। अच्छा ये बताओ, कबीर का कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ नंबर तो है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल मेरे पास है, तुम बस नंबर दो। अनम ने नंबर लिखवाया और इसने तेजी से इधर उधर देखते हुए नंबर नोट किया। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। कोई देख लेगा तो शक करेगा। मैं कल से इससे तफसीली बात करके तुम्हें बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगी, मुझे मालूम है। अब तुम जाओ। अनम इधर उधर देखती भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, किचन में इसने ऐलान किया जब सादिया बेगम के अलावा नरमीन भी वहीं थी। क्या मतलब? नरमीन ने पूछा। सादिया ने भी चूल्हा चलाते हुए इसकी बात पर ध्यान दिया। आगा जान की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है। नरमीन? सादिया बेगम हैरान होकर इसे देखने लगी। आहिस्ता बोल कमबख्त, फिर से क्या कर दिया तूने? सादिया बेगम ने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। मेरी प्यारी अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया।
बस यूं समझ लें एक परिंदा सोने के इस पिंजरे से आजाद होने वाला है। वो दोनों ना समझी के आलम में इसे देखने लगी। अम्मी मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, लगाम डाल के रखें इसे। नरमीन ने तशवीश जाहिर की। इसको तो खुदा ही संभाले, मुझसे नहीं संभलती। सादिया बेगम सर पीट कर रह गई। वो मुस्कुराकर बाहर निकली। आज के दिन इसका सबसे बड़ा मिशन कबीर से मिलकर आगे की इंफॉर्मेशन लेनी थी। इसे ये सब जल्द ही करना था क्योंकि घर में शादी के लिए रिश्तेदारों की आमद शुरू हो चुकी थी। नाश्ते के बाद मामूल के मुताबिक घर के सारे मर्द बाहर निकल गए। इससे जब तसल्ली हो गई तो अम्मी के कमरे से स्याह चादर बगल में दबाकर बाहर निकली और लॉन में आकर इसने स्याह चादर ओढ़ ली और आगे पीछे देखते हुए चुपके से बाहर निकल आई। इसके बाहर आने का किसी को इल्म ना हुआ। इसके घर के साथ दूसरा घर कबीर का था। इसने तेजी से 2-4 बार बेल बजाई। वो 2 मिनट बाद दरवाजा खोलने आया था और ऐसे लग रहा था जैसे नींद से जाग कर आया हो। वो एक दरमियानी शक्ल वाला और उम्र में अनम से कहीं बड़ा संजीदा किस्म का आदमी लग रहा था। पहली नजर में इसे देख समझ नहीं आई अनम को ऐसे लड़के से मोहब्बत कैसे हो गई। जी आप कौन? वो बिना इसकी इजाजत के कबीर के घर में घुस गई और इसे अपना तारुफ और आने का मकसद बताया। करीबन 1 घंटे तक वो वहीं इसके घर में बैठकर इससे हालात के बारे में डिस्कस करती रही। वो एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। इसके बातों से लग रहा था अनम को लेकर काफी सीरियस था और इनके घर के हालात और माहौल अच्छे से जानता था। इसने आगे की सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और इसने अपने ख्यालात इसके साथ भी शेयर कर दिए। वो इसे समझाती रही कि इसे कब कहाँ क्या क्या करना होगा और किस होशियारी से निकलना होगा। आप टेंशन ना लें, हम लोग यहाँ से सेफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। टिकट कब की करवाई? कल रात की। तुम्हें हर बात का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आगा जान की रसाई वहां तक है जहां पर तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। इसने कबीर को खबरदार किया। और मेरी उड़ान वहां तक है जहां आपके आगा जान का साया भी नहीं पहुंच सकता। वो खड़ी हुई। ठीक है, बाकी बातें कल पे करूंगी। वो जाने लगी फिर मुड़ी। धोखा तो नहीं देंगे अनम को? ऐसा करूं तो सड़क पर खड़ा करके 100 जूते मारे। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था। वो बाहर निकल आई। जिस खामोशी और एहतियात से वो चादर ओढ़कर बाहर निकली, इसी एहतियात से वापस अपने घर में दाखिल हुई। लेकिन मसला ये हुआ, इसे घर में दाखिल होते भागते हुए उज़्मा ताई ने देख लिया था, जो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। इसे देखते ही ताई चोट चोट चिल्लाने लगी। वो रुकी नहीं और भागती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई। बाहर हाल में कोई नहीं था। वो तेजी से अनम के कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर इसने तेजी से चादर उतारी। क्या हुआ इशरत? तुम्हारा सांस क्यों फूला? भाग कर आई हूँ। ताई ने मुझे देख लिया था। क्या? अनम का मुंह हैरत से खुल गया। इन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं, तुम बस ये चादर कहीं छुपा दो। अनम ने चादर इसके हाथ से लेकर बेड के नीचे छुपा दी। इसी वक्त दरवाजा जोर से बजा। बाहर ताई थी। दरवाजा खोलने चली गई। वो दरवाजा खोलने चली गई। ताई इसे अनम के कमरे में देखकर हैरान भी हुई और काफी गुस्सा भी किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन्होंने चिल्लाते हुए पूछा। इसकी बजाय अनम आगे बढ़ी। अम्मी आप परेशान? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं है खैर तो है। घर में चोर घुस आया है और तुम दरवाजा बंद करो, अपना कहीं कोई जेवर वगैरह ना ले जाए। और तुम? ताई ने कहर भरी नजरों से इसे देखा। तुम तो दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों आई हो यहाँ? वो चुपचाप शाने उचकाती वहां से चली गई। दिलावर या सिकंदर को कॉल करती हूँ। ताई बड़बड़ाती हुई बाहर निकली। शाम को सारे मर्द इकट्ठा हुए। ताई इन्हें तफसीलन बता रही थी। अनम सर झुकाए खड़ी थी और वो इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। समझ में नहीं आता फिर वो चोर गायब कैसे हो गया? दिलावर ने कुछ सोच कर कहा। वो कुछ लेकर तो नहीं गया? फेरोज ताया ने ताई की तरफ इशारा किया। नहीं, लेकर तो कुछ भी नहीं गया। हो सकता है हमारे शोर मचाने पर डर कर भाग गया हो। तो तुम्हें क्या जरूरत थी शोर मचाने की? बेवकूफ औरत। फेरोज या सिकंदर को कॉल कर देती। आगा जान ताई पर बरस रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी और सिकंदर इसकी मुस्कुराहट को नोट किए गुस्से से इसको घूरा था। पता नहीं इतने सीरियस सिचुएशन में दांत क्यों निकाल रही है। अच्छा तो यही था वो तूफान? रात को नरमीन ने इससे पूछा। नहीं, वो तूफान अभी बाकी है, ये सिर्फ थ्रिलर था। वो दुपट्टा बेड पर फेंक कर अदाए बेनियाजी से बोली। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। नरमीन वाकई घबराई हुई थी, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता था। अनम के साथ इसकी दूसरी मुलाकात रात 10 बजे किचन में हुई, जब सारे घर वाले खाना खाकर रिलैक्स हो चुके थे। अनम बर्तन धोने के बहाने इससे बात कर रही थी और वो भी फ्रिज से पानी निकाल कर पीने का ड्रामा कर रही थी। क्या कहा इसने? अनम ने बेचैनी से पूछा। सुबह वो बात अधूरी रह गई। वो टिकट करवाएगा और कल रात तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। किस वक्त? रात के 1 या 2 बजे शायद। लेकिन कल तो मेहंदी का फंक्शन है, घर में काफी रश होगा। रश में घर से निकलना काफी आसान होगा। घर के दरवाजे खुले होंगे, लेकिन तुम अभी से पैकिंग शुरू कर दो और ऐसी खौफनाक शक्ल ना बनाओ, भागने से पहले पकड़ी जाओगी। अनम ने सर हिलाया। भाई ढोलकी बज रही थी। कुछ लड़कियों ने संगीत की महफिल लगा रखी थी, इसीलिए इसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कोई मसला नहीं होगा ना? अल्लाह ना करे, फजूल बातें ना सोचो।
अच्छा ही होगा, इसने अनम को यकीन दिलाया। वैसे दिल में थोड़ी बहुत वो खुद भी घबरा रही थी। बाहर आई तो औरतें और लड़कियों ने हल्ला गुल्ला मचा रखा था। वो भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब सामने से फेरोज ताया सिकंदर कोई बात करते हुए आ रहे थे। इसने रुक कर ताया को सलाम किया। जौबन ताया ने इसे झड़क दिया, ये क्या उछल कूद कर रखी है, तमीज से चलो। और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? सिकंदर भी गुस्से से इसे देख रहा था। वो कमरे में। तो जाकर पहन लो, आइंदा तुम्हें बिना दुपट्टे के ना देखो। बजाय तो इसने इस बात में सारी लाया, मगर लगता नहीं था वो दुपट्टा पहनेगी। सिकंदर अलग इसे फातिहाना अंदाज में देख रहा था। जीत आया। वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके कबीर का नंबर मिलाने लगी। मेहंदी वाली रात थी। घर पे हद से ज्यादा रश था। मर्द सारे गेस्ट रूम की तरफ थे। घर के बाहर खाने का इंतजाम हो रहा था। घर के अंदर औरतों की ढोलकी वगैरह। वो भी दरवाजा बंद करके कहीं आगा जान या घर का कोई दूसरा मर्द बुरा नाम मान जाए। इसने हाँ बाजू वाला लहंगा पहना हुआ था जो इसने नीलम की शादी पर बनवाया था। इस वक्त अम्मी ने पहनने नहीं दिया था। अब भी वो जबरदस्ती पहनकर घूम रही थी। अम्मी मना करती रही, घर का कोई मर्द देख लेगा तो टांगे तोड़ देगा तुम्हारी, ऐसे खुले बाजुओं वाले कपड़े पहनकर घूम रही हो। मगर इसे बिल्कुल डर नहीं लगा। कबीर से इसकी बात हो चुकी थी। टिकट्स वगैरह सारे काम क्लियर थे। अब बस घर से निकलने की देर थी और ये आखिरी काम था जो इन्होंने करना था। कल के बाद वो अनम से बातें नहीं मिली, दोबारा नहीं मिली। वो अपने कमरे में थी और ताई इसे बाहर नहीं आने दे रही थी। वो खुद भी वहां इससे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेहंदी लगाने वाली लड़कियां थी और कई औरतों का हजूम था इसके कमरे में। भाभी, अनम अपने कमरे में है क्या? इसने सोबिया से पूछा। बात शुरू करने के लिए इससे और कोई जुमला नहीं मिला। जाहिर है इशरत। इसने कुछ घूर कर इसे देखा। और ताई कहाँ है? पहले तो अनम के कमरे में थी, अब पता नहीं कहाँ होंगी। कोई काम था क्या? नहीं। अच्छा, अनम के कमरे में रश था क्या? हाँ, कुछ औरतें तो थी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे शक में क्यों डाल रही हो? सोबिया मुसलसल इसे घूर कर देख रही थी। बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे अम्मी बुला रही हैं। वो सोबिया को वहां से टालते हुआ जल्दी से गायब हो गया। अनम के कमरे के बाहर आई जहाँ अंदर बाहर रश था। बात करने का कोई मौका नहीं था। वो वापस पलट आई। एक कमरे में कुछ लड़कियां दरवाजा बंद करके म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। शायद ताई ने ही इन्हें यह मशवरा दिया था। इसे भी एक लड़की अंदर खींच कर ले गई और जबरदस्ती इसे 2 मिनट डांस करवाया। इसे रश में घुटन होने लगी। वो छत पर चली आई। नीचे से सारे मर्द मेहमान नजर आ रहे थे। वो गैर इरादी तौर पर इन्हें देखने लगी। आगा जान फेरोज ताया अपनी निगरानी में काम करवा रहे थे। सिकंदर भी इनके साथ खड़ा था। इसने काले रंग की जीन्स पर सफेद कुर्ता पहना हुआ था और एक रिवायती शाल भी इसके कंधों पर नजर आ रही थी। सिकंदर की बहुत अचानक इस पर नजर पड़ी और वो गुस्से से इसे देखने लगा और फिर वहां से गायब हो गया। 2 मिनट बाद वो इसके सामने छत पर था। छत पर क्या कर रही हो? वो इसके सामने खड़ा गुस्से से चिल्ला रहा था और वो सुकून से नीचे देख रही थी बिना इसे कोई अहमियत दिए। सिकंदर को मजबूरन इसके बाजू खींच कर इसे मतवज्जा करना पड़ा। सारे मर्द है नीचे, यहाँ छत। और तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? इसके खुले बाजू देखकर कहा। मेरी मर्जी, मैं जैसे कपड़े पहनूं। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चलो ये कपड़े अभी तब्दील करके आओ। बिल्कुल नहीं। वो हाथ बांध कर खड़ी होगी। देखो जिद ना करो, मार खाओगी मुझसे। इसका इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। तुम बुज़दिल मर्द, औरत को मारने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? वो इधर उधर टहल कर जैसे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मजबूर ना करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुम और आगा साहब जब औरतों के हकूक नहीं पूरे कर पाते तो मार पिटाई शुरू कर देते हो। वो गुस्से से इसे देखता रहा। अगर तुमने यही मार पिटाई ही करनी है तो लंदन जाकर पढ़। तालीम पर इतना पैसा क्यों जाया किया? अब वो चिल्ला रही। तालीम बेहयाई नहीं सिखाती। वो भी चिल्लाए। तो मैं कौन सा कपड़े उतार कर घूम रही हूँ? हाफ बाजू वाली चोली पहनी है, वो भी औरतों की महफिल में। वो अब इसे उंगली दिखा रही थी और इस खानदान की पहली लड़की थी जो यूं किसी मर्द से उंगली उठाकर बात कर रही थी, वरना आज तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। देखो, बहस ना करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वो वापस से बाहर हो गया। शोर की वजह से इन दोनों का झगड़ा कोई सुन नहीं पा रहा था। तुम यहाँ आए हो, तुम जाओ यहाँ से। वो मुकाबलेबाजी पर उतर आए। तुम मरो तुम मरोगी। एक बार शादी हो जाने दो, सारे हिसाब बराबर करता हूँ। वो गुस्से से नीचे जाने के लिए मुड़ा। तुमसे शादी करने के बजाय मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगी, वो इसके पीछे चिल्ला कर बोली। वो सुनी अनसुनी करता हुआ कमरे से निकल गया। इसने जोर से कुर्सी को लात मारी। वो वहीं बैठ गई। नीचे काफी शोर था। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई। इसे किसी तरह अनम से मिलकर इसे तैयार करना था। नीचे खाने का शुरू हो गया। खाना लग चुका था और सभी खाने में मसरूफ हो गए थे। वो तेजी से नीचे आई। हाल में सारे बच्चे, आंटियां सभी खानों पे टूट पड़े थे। अम्मी और ताई इधर लोगों से बातों में मसरूफ थी। घर के बाकी औरतें भी कहीं न कहीं मसरूफ थी। सादिया भाभी पानी का एक बहुत बड़ा जग उठाए जाने कहाँ जा रही थी। वो इसके पास आई। अनम ने खाना खाया? नहीं, अभी देने जा रही हूँ। सादिया भाभी तेजी से चल रही थी। इन्हें जैसे बात करने की फुर्सत नहीं थी और इसके पीछे तेजी से चल रही थी। मैं दे आऊं? हाँ तो
तू ही दे आओ। मुझे क्या? बल्कि तू रुक, आंटी जी ने मना किया है तुम्हें अनम के कमरे में जाने से। मोताइका कह रही थी, इनसे मैं खुद बात कर लूंगी। वो दोनों खाने के काउंटर के पास आई। इसने तेजी से एक ट्रे उठाई और इसमें चावल, कोरमा और सलाद जल्दी जल्दी डालने लगी। सोबिया भाभी इसे इसके हाल पे छोड़कर कब की जा चुकी थी। वो ट्रे उठाकर लहंगा संभालती सीढ़ियां चढ़ने लगी। ताई इसे देख चुकी थी और इसके पास भी आ गई थी। कहा जा रही है अनम को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, सोबिया दे आएगी। ताई ने इसे बरहमी से कहा, क्या क्या ताई, आप भी हमेशा गुस्से में रहती हैं। अब वैसे भी 2 दिन बाद वो यहाँ से चली जाएगी। आखिर बात 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 तो कर लेने दें। ताई ने गौर से इसे देखा। चल अच्छा मर। वो खुश होती अनम के कमरे तक आई, लेकिन यहाँ अलग नाच गाने की महफिल थी। सारी लड़कियां नीचे जाओ, खाना सारा खत्म होने को है और तुम लोग यहीं कूदती रहोगी। इसने कमरे में ऐलान करते हुए दाखिल होते ही ऐलान किया। सारी लड़कियां सर पर पैर रखकर भागी। इसने तेजी से दरवाजा बंद किया। अनम ने घबरा कर दुपट्टा उतारा। सारी पैकिंग हो गई है? हो गई। अनम ने सर इस बात में हिलाया। इससे कोई बात हुई? हाँ, रात के 2 बजे निकलना है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा डरपोक। ये ले खाना खा। पता नहीं बाद में कब तक सफर में रहोगे। अनम ने खाने की ट्रे पर परे धकेल दी। इतने सारे लोगों में से निकलेंगे कैसे? रात के 2 बजे करीबन सब सो चुके होंगे और बाकी जो 1-2 मेहमान जाग रहे होंगे, इनके लिए घर का मेन स्विच ऑफ कर दूंगी। पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा और तुम इस अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल जाओगी। बस 2 मिनट ही होंगे सारे 2 मिनट ही सारे लगने हैं इस कमरे से मेन गेट तक जाने में, और फिर तुम आजाद। कहते हुए इसने अनम की बैग की तरफ देखा। एक छोटा सा बैग था। वो उठकर बैग को उलट पुलट कर देखने लगी। क्या क्या रखा है इसमें? कुछ जेवर, पैसे और 1-2 सूट। अच्छा किया। और हाँ, मेरे नंबर भी लिख कर अपने पास रख लो। लंदन पहुंचते ही कॉल करना। वो दराज से पेन का कागज ढूंढने लगी। नीचे वाले दराज में है। इसने कागज कलम उठाया और अपना नंबर इस पर लिखने लगी। इशरत, क्या मैं वाकई कभी इस घर में नहीं आ सकूंगी? तुमसे, सिकंदर भाई से, अम्मी से नहीं मिल सकूंगी? वो कुछ उदासी से बोली। इशरत ने नंबर वाला कागज इसकी मुट्ठी में दबा दिया और इसके पास बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा अनम, तुम इस घर में तब तक नहीं आ सकोगी जब तक आगा जान जिंदा है। जिस दिन वो चले गए, इनके असूल रिवायात सब कुछ इन्हीं के साथ जाएंगे। ताया इतने पुराने ख्यालात के नहीं है और ताई भी तुम्हें खुद वापस बुलाएंगी। तुम इनकी अखलौती औलाद हो। सारी जिंदगी तुमसे नफरत नहीं कर सकेंगी। ताई और ताया की मोहब्बत के सामने सिकंदर और दिलावर भाई भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और मैं भी तो तुमसे हमेशा वीडियो कॉल पे बात करती रहा करूंगी। इसने अनम को अच्छी उम्मीद दिलाई। इसका गम कुछ कम हुआ। वो उठ खड़ी हुई। ये खाना खा लेना और मेरी बात गौर से सुनो। ठीक 2 बजे इस घर की सारी लाइट्स ऑफ होंगी और तुम तेजी से बैग उठाकर घर के दरवाजे की तरफ आओगी, जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। याद रखना, मेरे पास तुमसे राब्ते का और कोई जरिया नहीं है, इसीलिए मुकर्रा वक्त पर मुकर्रा जगह पर पहुंच जाना। इसने मोहब्बत से अनम के गालों को छुआ। अनम ने इस बात में सारी हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। खाने का दौर खत्म हो चुका था। एक बार फिर महफिल लगी थी। वो चुपके से घर के पिछले हिस्से की तरफ आई, जहां घर का मेन स्विच था। वो गौर से स्विच को देखने लगी। इसके पास कई और तारे भी थी। कुछ रंग बिरंगी लाइट लाइटों की तारें भी वहीं से कनेक्टेड थी। वो गौर से तरतीब देखने लगी। मेन स्विच के बटन तक हाथ ले जाने के लिए काफी तारों में से हाथ गुज हाथ को गुजारना था, और वो पास पड़ी लकड़ी से इधर उधर की इजाफी तारों को हटाने लगी ताकि रात को मेन स्विच को आसानी से बंद कर सके। रंग बिरंगी लाइटों की तार को इसने लकड़ी की मदद से हटाया। फिर अचानक किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसे जोर से खींचा और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। वो खुद भी फर्श पर गिरा हुआ था और वो सिकंदर था। इसे समझ नहीं आई, इतनी जल्दी क्या हुआ? बेवकूफ लड़की, क्या कर रही थी तुम यहाँ? अब वो गुस्से से चिल्ला रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा। कई तारें नीचे गिरी हुई थी। शायद वो तारें इस पर गिरने वाली थी और इसने पीछे से आकर इसे खींच लिया था। वो कपड़े सीधे करते हुए खड़ी हो गई। वो खड़ा होकर इसे गुस्से से देख रहा। वो इधर कुछ लाइटों में रोशनी नहीं आ रही थी, वही देखने आई थी। इसने लड़खड़ाते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा। सिकंदर ने इसे ऐसे देखा जैसे वो कोई जहनी मरीज हो। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? तुम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? बड़ी आई तारों को ठीक करने वाली। अभी अगर मैं नहीं आता तो इस घर में तेरी कुल खाने की रस्म हो रही होती। इसने कुछ शर्मिंदगी से पहलू बदला। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल दफा हो यहाँ से। वो गनीमत पाकर फौरन भाग गई थी। 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। रात देर तक लड़कियों का हल्ला गुल्ला चलता रहा। करीबन 1 बजे सब सोने चले गए। इसने शुक्र अदा किया, वरना इन सब के इरादे तो सुबह तक जागकर शुगल लगाने के थे। चुपके से वो कमरे से बाहर निकली। सभी कमरों में सोए हुए थे। बाहर हाल में सन्नाटा था। वो आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ रही थी। कोशिश इसकी भी यही थी, बिना कोई आवाज पैदा किए वो मेन स्विच तक पहुंच जाए, और 2 मिनट बाद
वो मेन स्विच के सामने थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने चारों तरफ देखा, फिर तेजी से बटन ऑफ कर दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो तेजी से चलकर घर के मेन दरवाजे की तरफ आई और साइड पर होकर खड़ी होगी। इसे ये डर था कहीं कोई लाइट वगैरह बंद होने की वजह से चेकिंग के लिए ना आ जाए। अनम को वो हिदायत कर चुकी थी कि लाइट बंद होने के फौरन ही बाद कमरे से दरवाजे तक पहुंच जाए। यकीनन वो भी लाइट बंद होने का इंतजार कर रही थी। मेन गेट मेहमानों के आने जाने की वजह से खुला रखा गया था, वरना अमूमन बंद होता था। अनम सर पर सफेद चादर डाले अपना सफेद स्याह बैग उठाए बिना कोई आवाज पैदा किए इसके पास आ गई। इसने बोलने की बजाय इशारे से काम लिया और अनम को बाहर चलने का इशारा किया। वो खुद आगे आगे चलने लगी। अनम इसके पीछे पीछे चल रही। भागते हुए वो चारों तरफ भी देख रहे थे। कबीर से वो पहले ही राब्ता में थी। वो अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर चुका था और अब बाहर निकलने से पहले इसने कबीर को मैसेज किया था। जवाबन इसने ओके लिख दिया। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो आगा जान की हवेली से बाहर खड़े थे, जहां रोड था और सामने कबीर खड़ा था। वो टैक्सी वगैरह का इंतजाम शायद पहले ही कर चुका था, क्योंकि इनके आने से पहले टैक्सी वहीं मौजूद थी। इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए कोई अलविदाई इमोशनल गुफ्तगू नहीं हुई। बस कबीर ने इसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और इसने जवाबन इसे राब्ते में रहने के लिए कहा। अनम से वो गले मिली। वो दोनों टैक्सी में बैठकर हाथ के इशारे से इसे खुदा हाफिज कह रहे थे। नजरों से ओझल होने तक वो अंधेरे में इसी सुनसान सड़क पर खड़ी रही और फिर तेजी से अंदर आई और इसी एहतियात से एक बार फिर मेन स्विच तक आई। इसने लाइट लाइट ऑन कर दी। हर तरफ रोशनी फैल गई। इसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और डरते भागते अपने कमरे तक आई। इसने सुकून का सांस लिया और बिस्तर पर लेट गई, ये जानते हुए कि आने वाली सुबह एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे नींद आ गई। सुबह इसे नरमीन जगाने आई थी। इसकी आवाज में हद से ज्यादा घबराहट और परेशानी थी। वो तेजी से उठ बैठी। अनम कहीं चली गई है इशरत, इसने करीबन रोते हुए इतला दी। फौरी तौर पर वो समझ नहीं सकी क्या बात हो रही है। फिर रात वाला सीन इसे याद आया और तब इसे याद आया आज के दिन बहुत बड़ा तूफान आना था। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी इसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। इसने तेजी से वॉशरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और नरमीन के साथ करीबन भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। वो इसी घर का मंजर था। हाल के दरमियान पूरा घर मौजूद था। वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगी। इसे नहीं मालूम किसी ने इसे जगाने के लिए कहा है या नरमीन खुद इसे जगाने है। घर की खामोशी से लग रहा था मेहमान सारे जा चुके हैं। सामने आगा जान अपने जहल जलाल के सामने साथ खड़े। घर के बाकी मर्द भी गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। ताई तो बकायदा जोर जोर से बैन करके रो रही थी। अम्मा और सोबिया भाभी की भी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दोनों एक साइड पर जाकर खड़ी हो गई। नरमीन काफी घबराई हुई लग रही थी और अब इसे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं वो पकड़ी ना जाए। मैंने इसे खुद जाकर देखा था। रात के 12 बजे अपने कमरे में थी। खामोश हाल में सादिया भाभी की रोती हुई आवाज गूंजी। तो फिर गई कहाँ वो? आगा जान जोर से चिल्लाई। इनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस पलट आई। खुदा जाने मेरी अनम कहाँ चली गई। ताई ढारे मार मार कर रो रही थी। खामोश। अगर तुमने पहले इस नेज पर नजर रखी होती तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ता। आगा जान ताई पर बरस पड़े। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग थे, ऐसे कैसे वो निकल गई और किसी ने इसे देखा तक नहीं। ये दिलावर था जो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। सिकंदर एक तरफ हाथ बांधकर खड़ा था और एक दो बार इसे गुस्से से घूर भी चुका था। इसे नहीं लगता सिकंदर को इस पर शक होगा। वो आदतन इसे गुस्से से घूर रहा था। आगा जान क्या हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते? दिलावर ने इन्हें मशवरा दिया, जिस पर आगा जान मजीद भड़क उठे। नहीं बेवकूफ, ये घर की बात है, पुलिस तक जाएगी तो पूरे शहर और गांव में हमारी नाक कट जाएगी। कुछ दिन बाद इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए ये बात ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए। आगा जान की आवाज में गुस्से के साथ एक शर्मिंदगी भी थी, जो सिर्फ वो देख रही थी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाले आगा जान आज किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। वो दिल ही दिल में अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। आगा जान की झुकी हुई नजरें और शर्मिंदगी का सोचकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो इस बदबख्त को। अब वो दिलावर और सिकंदर से मुखातिब थे और कहीं मिल जाए तो गोली मार देना इसे। इन्होंने हतमी अंदाज में कहा। ताई का रोना और ज्यादा हो गया। वो आगा जान के स्कूल जानती थी। इस खानदान में भागी हुई लड़की की सजा मौत होती है। और वो एक बार फिर मुस्कुरा रही थी। आगा जान के पिंजरे से जो परिंदा उड़ गया, अब वो इन शिकारियों को नहीं मिलने वाला था। सुबह से दिन और दिन से शाम हो गई, फिर रात भी हो गई। ढूंढने वाले खाली हाथ वापस आ गए। अनम का कोई सुराग इन्हें नहीं मिला। आगा जान अपने सारे असर और रसूख इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन यहाँ वो बुरी तरह बेबस थे। इनके अंदर खून उबल रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। दूसरे दिन सब लोग एक दूसरे से नजरें चुराकर घर के काम कर रहे थे। घर में एक खामोशी थी। दिलावर और सिकंदर, आगा जान के कुछ खास आदमी दूसरे दिन भी अनम को ढूंढते रहे,
लेकिन वो कहीं न मिली। आगा जान के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो मुसलसल गुस्से में सबको डांट रहे थे। ताई को इन्होंने अब रोने से भी मना कर दिया था। इस घर में किसी को अनम का नाम लेने की इजाजत भी ना थी। आगा जान अनम के भागने का जिम्मेदार ताई को करार दे रहे थे और वो बार बार इन्हें डांट कर कह रहे थे ये सब इसकी डील का नतीजा है। अनम ने दूसरे दिन भी इससे कोई राब्ता नहीं किया। इसके पास जो कबीर का नंबर था वो पाकिस्तान का था, जो लंदन में काम नहीं करता था। इसे तशवीश सी होने लगी, लेकिन रात को 12 बजे कबीर ने खुद कॉल की थी और इसकी अनम से भी बात करवाई। वो बहुत खुश थी, जैसे एक परिंदा आजाद होने के बाद होता है, और बार बार इसका शुक्रिया अदा करने लगी। अनम को घर के हालात जानने का बड़ा तजस्सुस था। इसने सारे हालात बता दिए और ये भी कि अब सब इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, इसीलिए अब घर में आगा जान इसके हवाले से कोई भी बात करने से सबको मना कर दिया है। वो अनम से काफी देर तक बातें करती रही। अनम वाले वाक़ये को 4 दिन गुजर चुके थे। घर में खामोशी थी। जो तूफान आया वो अपनी खौफनाक असरात छोड़ गया। अब कोई किसी से बात नहीं करता था। ताई ने तो कमरे से निकलना ही छोड़ दिया। आगा जान भी शर्मिंदा शर्मिंदा से रहते और घर से बाहर कम ही जाते। अपना रोब और दबदबा साबित करने के लिए वो घर की औरतों पर पहले से भी ज्यादा सख्ती करने लगे। नरमीन को इस पर शक था। वो कई बार इसे बातें करने की कोशिश भी करती रही, लेकिन इसने टाल मटोल से काम लिया। लेकिन जब मुसलसल नरमीन इसे पूछती रही क्या तुमने अनम को घर से निकाला, तो इसने साफ साफ हाँ कह दिया। नरमीन इसे काफी देर तक हैरत से देखती रही। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि अनम किसी और से शादी करना चाहती थी। नरमीन ने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद किया। आज जब वो बताने के मूड में थी तो वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो तुमने कैसे निकाला इसे यहाँ से? इसने नरमीन को 7-8 जुमले में सारी स्टोरी सुनाई। अनम इसकी कारकर्दगी पर घूरती रह गई। बेवकूफ लड़की, अगर आगा जान या ताया जान को पता चला तो वो गला घोट देंगे तुम्हारा। इसने बेनियाजी से सर झटका और मोबाइल पर गेम खेलने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है इशरत, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? इसने नरमीन को रोते हुए भी देखा, फिर खुद इसके आंसुओं भी पूछ डाले। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे मुझे। वैसे भी जो जिंदगी हम यहाँ पर जी रहे हैं, मौत इससे ज्यादा मुश्किल नहीं। जुमले के अख्ताम पर वो खुद भी उदास हुई। नरमीन ने इसे गले से लगाया। तुम प्लीज कभी ये बात अपने मुंह से मत निकालना, अम्मी को भी ना बताना, कहीं इनकी जुबान से सबके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए। नरमीन तंबीही नजरों से देखती हिदायत कर रही थी। अब इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं अभी। नरमीन इसकी तसल्ली के बावजूद डरती रही। अगर इसे पहले मालूम होता कि वो ऐसे कोई कदम उठाने वाली है तो वो इसे ऐसा करने ही ना देती। अब क्या वो इतनी अब क्या वो नहीं जानती कि आगा जान को वो किस तबीयत के मालिक हैं? जब तक अनम वाला मामला सुलझ ना जाए चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर इन्हें जरा भनक पड़ गई कि इसे भगाने में इशरत का हाथ है तो वो इसे मौका पर गोली मार देंगे। वो काफी डर रही थी और इसे जिस बात का डर था वही हुआ। सोबिया भाभी इन दोनों को बुलाने आई थी कि आगा जान इन्हें बुला रहे हैं। या अल्लाह खैर। इन दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा और अपने दुपट्टे दुरुस्त करके नीचे आ गई। एक बार फिर 4 दिन पहले वाली अदालत लगी। सारे घर वाले इकट्ठे थे। आगा जान ने इन दोनों को गुस्से से देखा, लेकिन वो दोनों सादिया बेगम को देख रही थी जो रो रही थी। इसी ने भगाया है मेरी बेटी को। ओजमा ताई ने जब रोते हुए उंगली इसकी तरफ इशारा किया तो वो इसे इसे लगा पूरा हाल की छत इस पर आ गई थी। नरमीन ने सदमे से इसे देखा। सारे घर वालों की नजरें इसी की तरफ उठ रही थी। इसका गला सूख गया। इस कदर महारत से किए गए मंसूबे का पकड़े जाना इसके लिए हैरत का बाइस था। वो सोच भी नहीं सकती थी इसकी चोरी इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी, और अभी से यकीन था वो मर जाएगी। लेकिन जब आगा जान ने अगला सवाल किया तो वो कुछ उलझ गई। क्या कह रही है उस्मा? इन्होंने गरजदार आवाज के साथ कहा। सबके सवालिया चेहरे इसके तरफ थे। सिकंदर भी इसे देख रहा था, लेकिन आज इसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, घबराहट थी। बिल्कुल वैसी घबराहट जो नरमीन और सादिया बेगम की आंखों में थी। यानी कि ये मामा था जो अभी तक हाल नहीं हुआ था। किसी को यकीन नहीं था, ये सिर्फ शक था ताई को इस पर। ये आप क्या कह रहे हैं आगा जान? क्या मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? दुनिया जान की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाकर वो इस अंदाज में बोली कि आगा जान जिन्हें 100% इस पर शक था वो भी कंफ्यूज हो गए। झूठ मत बोलो बदबख्त लड़की, तुमने भगाया है अनम को। ताई तेजी से खड़ी हुई और इसके सामने आकर चिल्लाने, क्या सबूत है आपके पास? किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? इसका लहजा एहतमाल से भरपूर था। वो गलत होने के बावजूद ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इस पर इल्जाम लगाया जा रहा हो। मैंने खुद देखा है तुम्हें, तुम बार बार इसके कमरे के चक्कर लगा रही थी। ताई फट पड़ी। सब लोग इन दोनों के बयान सुन रहे थे। अनम के कमरे में और भी सैकड़ों लड़कियां घूम रही थी। तो क्या आप सब पर इल्जाम लगाएंगी? वो ताई से भी ज्यादा बुलंद आवाज में चिल्लाई। तेरे करतूत भी अच्छे से जानती हूँ। मुझे यकीन है तूने ही ये सब किया है। आपके यकीन से कुछ नहीं होगा। अगर सबूत है तो सामने लाए, नहीं तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। वो अपने दिफा में चिल्ला रही थी। ठीक है तो यही है बात, तुम कुरान शरीफ पर हाथ रख कर कहो।
ताई के इस जुमले पर एक पल के लिए पूरे हाल में सन्नाटा था। खुद वो शॉक्ड होकर इन्हें देखने लगी। इसने मदद तलब से नजरों से इधर उधर देखा कि शायद कोई ताई को रोक ले, लेकिन सब खामोश थे। उस्मा ठीक कह रही है, अब सच झूठ का फैसला कुरान शरीफ पर हाथ रखकर होगा। इसकी आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया जब फेरोज ताया भी ताई के हक में बोल पड़े, और बाकी सबकी निगाहें भी यही कह रही थी कि वो ताई के फैसले से मुत्तफिक हैं। बोलो, अब क्यों चुप हो गई तुम? ताई ने इसका बाजू पकड़कर जोर से झंझोड़ा। वो मुराकबे से बाहर निकली। मैं तैयार हूँ, इसने खुद को कहते सुना। आधे घंटे बाद घर के तमाम अफराद एक बार फिर इसी हाल के नीचे थे। वो वजू करके आई थी। सामने मेज पर कुरान पाक लाफ में रखा हुआ था। वो कुरान पाक को दूर से देखकर ही घबराहट का शिकार हो रही थी। ताई इसे गुस्से से घूर रही थी। बाकी सब घर वाले भी इसे देख रहे थे। वो कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकती थी। आओ और कुरान पाक पर हाथ रखकर कहो, तुमने इसे नहीं बकाया। आगा जान की रोबदार आवाज खामोश हाल में गूंजी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुरान पाक के पास की तरफ जा रही थी। नरमीन और सादिया बेगम की तो सांसें रुक गई थी। क्या हर छोटी बात पर कुरान पाक को बीच में लाना जरूरी है? इसने मजामत करने की कोशिश की। हाँ, ताकि तुम जैसे झूठे लोगों का झूठ पकड़ा जा सके। ताई जान गुस्से से शोले उगल रही थी। सिकंदर और घर के दूसरे मर्द खामोश तमाशाई बने खड़े थे। जिन्हें झूठ बोलना होता है वो कुरान पाक पर हाथ रखकर भी झूठ बोल लेते हैं। ज्यादा तकरीर ना करो और कुरान पाक पर हाथ रखो। मैं कुरान पाक की बेरहमती नहीं करूंगी। बाकी आप मेरे साथ जो कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं कर ले। मैं तैयार हूँ, मुझे जेल भिजवा दे, मेरा कत्ल कर दे, लेकिन सच यही है, मैंने आपकी बेटी को नहीं बगाया। वो डटकर खड़ी होगी। सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो घर के मर्दों के सामने पहली बार इस टोन में बात कर रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? कुरान पाक पर हाथ रखो। आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर रहे आगा जान? वो इमोशनल होगी। इसकी आवाज भरा गई। पूरे घर में सन्नाटा हो। मैं यतीम हूँ, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। अब वो बकायदा रो रही थी। दो चार आंसू भी कहीं से निकाल लाई थी। आज मेरे अब्बू जिंदा होते तो आप लोग कभी मेरे साथ इतनी बड़ी जाती ना करते। वो कुरान पाक के पास खड़ी थी जब रोते रोते इसके कदम लड़खड़ाए थे। फिर सब ने देखा। गश खाकर फर्श पर गिर पड़ी। सादिया और नरमीन भाग कर इसे उठाने आई। सारे घर वाले सांप सूंघ गए। इसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकला था। सिकंदर इसे उठाकर कमरे में ले आया और बेड पर लिटाया। इसने सुकून का सांस लिया। इसे कुछ दवाइयां भी खिलाई, पानी के छींटे भी मारे। करीबन 2 घंटे बाद इसने होश में आने का फैसला किया। वो 3 दिन तक मुसलसल बेड पर पड़ी रही, बाहर भी नहीं निकली, ताकि कोई इस पर शक ना करे। अम्मी को भी इस पर शक हो गया था कि इसने ही अनम को भगाया है। इसने इन्हें कोई सफाई भी नहीं दी। घर में दोबारा ये बात नहीं हुई। अनम वाला वाकया पुराना हो गया। नरमीन बता रही थी, एक बार इसने सोबिया भाभी की जबानी सुनी कि ताई ने आगा जान से दूसरी बार ये बात कही कि इसके होश में आते ही दोबारा कुरान पाक पर हाथ रखवाया जाए, लेकिन आगा जान ने सख्ती से मना कर दिया। अब इस घर में कोई और तमाशा नहीं होगा। ताई भी आगा जान के सामने और कुछ बोल ना सकी। वैसे भी आगा जान आने वाले इलेक्शंस के बारे में सोच रहे थे। इन्हें तो अनम वाले वाकये पर अच्छा खासा अफसोस करते। 2 हफ्ते बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। आगा जान और फेरोज ताया ने सबको ये बात फैलाने से सख्ती से मना कर दिया था। ये बहुत दूर जाती। इसकी जान में जान आई। ताई के अलावा सब अनम को भूल गए। इसका जिक्र दोबारा वहां नहीं हुआ। जिंदगी एक बार फिर पहले वाली रूटीन में आई। इस दौरान ताई ने इससे बात करना बिल्कुल खत्म कर दिया था, जबकि बल्कि सादिया भाभी को भी मना कर दिया था। इशरत का ना कोई काम करना, ना इससे बात करना। अनम और कबीर से इसका राब्ता होता रहता था। वो लोग ऑनलाइन अपनी नई जिंदगी की तस्वीर शेयर करते रहते। अनम बहुत खुश थी और हर बात पर इसका शुक्रिया अदा करती थी। जोया ने इसे कॉल पे ही कंप्यूटर क्लासेस की शुरू होने की इत्तला दी और इसने बिना किसी वक्फे के अगले दिन से आने की हामी भरी। तुम आगा जान से पूछ तो लो। पूछना क्या है, मेरी जिंदगी है, जो मैं चाहूं करूं। इसने दो टोक अंदाज में कहा। अगर सिकंदर बुरा मान गया तो मनाता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुन, मेरा सारा सामान तुम्हारे यहाँ पड़ा है। कल सुबह लाजमी याद से लेती आना। लेकिन इशरत, तुम प्लीज एक बार अपने घर बताओ तो सही, नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। जोया अभी तक इसी टॉपिक पर थी। ओके, मैं बात करती हूँ। पता नहीं इसने इतनी जल्दी हामी कैसे भर ली। सबसे पहले इसने नरमीन को ये बात बताई। इसने सिर्फ इतना कहा, आगा जान तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे। और जब ये बात अम्मी के सामने की गई तो वो हस्बे तवक्का भड़क उठी। तुम जैसी अहमक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बड़ी मुश्किल से आनम वाले मामले से जिंदा बची है और अब एक नया तमाशा शुरू करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग हर बात पर इतना डरती क्यों हैं? इसने नरमीन और सादिया बेगम दोनों की तरफ बैक वक्त देखा। और मुझे समझ नहीं आता, तुम आगा जान और फेरोज भाई जान से डरती क्यों नहीं हो? सादिया बेगम दांत चबाकर गुस्से से एहसास दिला रही थी। आगा जान खुदा नहीं, ख्वाह मुखासर पर चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने इन्हें, सारे मर्दों को।
तूने जो करना है कर, मैंने तुम्हें जन्म दिया, इसकी सजा तो मिलेगी ना मुझे। सादिया बेगम जोर से इसकी पीठ पर एक झापड़ लगाकर बाहर निकल गई। वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली थी। रात को जब आगा जान घर वापस आए तो वो खाने के बाद फौरन इनके पास चली आई। वो अपनी जाहो जलाल के साथ तख्त पर बैठे गुरूर से सरहाने सर ताने हुए थे। सिकंदर भी इनके पास बैठा था। इन दोनों के दरमियान कोई सियासी गुफ्तगू चल रही थी। एहतियातन इसने दुपट्टा सर पर लिया हुआ था और चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत समेट कर वो आगा जान के पास चली आई। मजबूरी थी, ये तो करना था। दोनों ने अपनी बात अधूरी छोड़कर इसे देखा। सिकंदर की नाक पर हमेशा की तरह इसे देखकर गुस्सा आ गया था। इसने बिना किसी तमीज के अपने आने का मकसद आराम से आगा जान के गुजार किया और वो किसी मेंढक की तरफ फुदक कर अपनी जगह से उठे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वो गरज कर बोल, जी आगा जान, इसने तहम्मुल से जवाब दिया, सिकंदर की घुरियों की परवाह किए बिना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इन्होंने दांत चबाकर इसे बोला, जी आगा जान। इसने इसी तहम्मुल से जवाब दिया जिससे आगा जान मजीद भड़क उठे, दफा हो जाओ यहाँ से। वो कुछ पल खड़ी इन्हें घूर कर देखती रही, फिर खामोशी से पीछे चली आई। सिकंदर भी इसके पीछे पीछे आया। तुम होश में तो हो? वो इसके साथ साथ चल रहा था और इसे गुस्से से देख रहा था। बिना इसकी तरफ देखे तेजी तेज अपने कमरे की तरफ जा रही थी। होश में हूँ तभी तो चल रही हूँ, बकवास ना करो, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। वो तेजी से चलते चलते रुक गई। इसने सिकंदर की तरफ देखा, तोड़ो दांत। वो हाथ बांध कर खड़ी होगी। इसे कुछ हैरत और बेबसी की कैफियत में देखता रहा और फिर इसने मुठियां भींच ली। तोड़ दो दांत मेरे, लेकिन इससे तुम मेरे दिल की आवाज कभी नहीं दबा सकते। वो चिल्ला उठी, तुम जानती हो इस घर के असूल। अब इस उम्र में बाहर जाकर कंप्यूटर कोर्सेज करोगी तुम, 1000 मर्दों के सामने? वो भी चिल्लाया, मैं नहीं मानती इस घर के थर्ड क्लास असूल, जहाँ सांस लेने की भी पाबंदी हो। और इस घर के असूल सिर्फ औरतों पर ही क्यों लागू होते हैं? इस वक्त कहाँ थे ये असूल जब तुम अमेरिका गए थे? वो बिना कोई लिहाज किए मुकाबलेबाजी पर उतर आई थी। मेरी बात और है, मैं मर्द हूँ। तो ये है तुम्हारी और आगा जान की मर्दानगी कि इस घर की औरतों पर जिंदगी तंग करो। यही सीख आए हो अमेरिका से? बेइज्जती नहीं सीखी मैंने, और ना ही बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे मुंह ना लगो। तुम्हें ये बगावत बहुत महंगी पड़ेगी, इशरत जमाल। वो दांत चबाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोला और वो बिना इसकी तरफ देखे किसी बात को अहमियत दिए कमरे में आई। इस घर के मर्दों को ब्लैकमेलिंग, जुल्म और धमकी देने के अलावा और आता ही क्या था, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस में वो एडमिशन लेकर ही रहेगी। इसने तैयार कर लिया था, वो अब बिना इनको बताए चोरी से क्लासेस लेने जाएगी। और यही बात इसने रात को जोया को भी बता दी। आगा जान के इनकार के बाद अम्मी और नरमीन ने भी कहा कि जब आगा जान ने मना कर दिया तो इसे क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। मगर इसने वही किया जो इसका दिल चाह रहा था। आगा जान और सिकंदर की धमकियों को हवा में उड़ाकर अगले दिन वो क्लासेस लेने पहुंच गई। वो रोजाना सुबह जोया के घर तक जाती और फिर वहीं इसे कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए अपने साथ ले जाती। घर की बाकी औरतों ने शायद ही इसकी ये रूटीन नोट की हो, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मर्दों के जाने के बाद वो चली जाती थी और इनके आने से पहले ही वापस आ जाती। ताई इस दौरान इसे मुसलसल इग्नोर कर देती या गुस्से से घूरने लगती। अम्मी को तो वो बात बात पर ताने मारती थी और एक दिन जब इसका सामना बराह रास्त ताई से हुआ तो इन्होंने इसे भी नहीं बख्शा। मेरे सामने ये ढोंग जरा कम किया कर, मैं जानती हूँ अनम को तू नहीं बकाया और इस दिन तू ड्रामा करके बच गई, लेकिन जल्द ही तेरी असलियत सामने लाऊंगी। ताई ने खूनख्वार नजरों से इसे देखते हुए कहा। वो पहलू बचाकर वहां से निकल गई। ताई को इसके बारे में 100% यकीन था कि अनम को बकाने में इसी का ही हाथ है और इस बात के चलते इन्होंने एक रात अम्मी से कहा, सादिया किस खुशफहमी में ना रहोगे, तुम्हारी आवारा बेटी को मैं सिकंदर के लिए कबूल कर लूंगी। मैं सिकंदर के बाप से बात करके जल्द ही सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। ये बात इसे नरमीन से पता चली। इसके सर से बोझ उतर गया, लेकिन अम्मी ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया और इसे बातें सुनाने लगी। सुनाने के अलावा वो कई बार इस पर हाथ भी उठाती रही, लेकिन इसके लिए सिकंदर की निस्बत से आजाद होने की खुशी ही इतनी थी कि मम्मी की किसी बात को बुरा ना मनाती। कंप्यूटर क्लासेस लेते हुए इसे एक हफ्ता होने को था जब एक दिन सिकंदर ने इसे जोया के साथ देख लिया। वो जोया की गाड़ी में थी और गाड़ी रेड सिग्नल होने के बाद रोड पर खड़ी थी और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर सिकंदर की गाड़ी आकर रुकी। नादानिस्ता तौर पर इधर उधर देखते हुए इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। फिर इसने फौरन मुंह दूसरी तरफ करके दुपट्टे से चेहरा छुपा लिया और जोया को चुपके से ठुसका लगाया, जल्दी गाड़ी निकालो यहाँ से। क्या हुआ? जोया ने हेडफोन कान से निकालते हुए, वो लेफ्ट साइड पर सिकंदर की गाड़ी है, इसने सरगोशी के अंदाज में कहा। जोया ने इधर उधर देखा, फिर सिकंदर को देखकर फौरन गाड़ी वहां से निकाली और दूसरी तरफ मोड़ ली। इन दोनों को लगा वो सिकंदर को बहुत पीछे छोड़ आई, लेकिन इसकी गाड़ी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। जोया ने फौरन ब्रेक लगाया, अगर ना लगाती तो कार टकरा जाती। वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर जब अपनी लंबी कद
और रौबदार शख्स ऐसा बाहर निकला। वो दोनों घबरा गए। वो सीधा इसी की तरफ आया और इसकी साइड वाली विंडो खोल कर इसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बाहर खींचा। जोया मुंह के बल मुंह खोलकर शर्मिंदगी की आलम में इसे देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। सब देख रहे हैं। आसपास कुछ लोग भी मुतवज्जा हो गए। सिकंदर ने इधर उधर देखा और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर इसे धक्का दिया। वो बिना कोई मजामत के आराम से बैठ गई। वो गुस्से से लाल हो चुका था। इसकी शर्मिंदगी और खौफ अब खत्म हो चुका था। इसे अब ये सोचना था कि आगे क्या करना है, क्योंकि सिकंदर ये बात जरूर आगा जान को बताएगा। घर पहुंचकर सिकंदर ने इसे खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला और हाल में ले आया। ले जाकर जोर से धक्का दिया। वो सोफे पर बल खाकर गिर पड़ी। किससे पूछ कर तुम बाहर गई थी? अब वो खड़ा जोर से चिल्ला रहा था। शोर सुनकर ताई और अम्मी भी वहां आ गई। क्या हुआ सिकंदर? ताई इसके पास आ खड़ी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो ज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। सिकंदर शायद इसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ताई ने इसे रोक लिया। दफा करो इसे। आओ तुम पानी पियो। छोड़ो मुझे, आज मैं इसकी सारी अकड़ निकालता हूँ। ताई इसे जबरदस्ती घसीट कर अंदर ले जाने लगी। हाँ हाँ, तुम और कर भी क्या सकते बुज़दिल मर्द। वो इसके पीछे जितने जोर से चिल्ला सकती चिल्लाई। इसने सुना मगर ठंडी सांस लेकर नजरअंदाज कर गया। सादिया बेगम ने कमरे में आकर इसकी अलग क्लास ली। मैं इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। वो चादर उठाकर बोली। सादिया ने जोर से एक थप्पड़ इसके चेहरे पर लगाए। तुम हमें घर से निकालना चाहती हो क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं आज इस नवाबजादे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घसीट कर लाने की? ये सिकंदर था जो तुम्हें जिंदा ले आया। अगर आगा जान होते तो तुम्हें वहीं गोली मार देते। वो मजबूत इरादा कर चुकी थी कि सिकंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी, लेकिन सादिया बेगम ने कुछ धमकी और कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग से इसका गुस्सा कम कर दिया। लेकिन सिकंदर के लिए इसके दिल में जो नफरत थी, इसमें मजीद इजाफा हुआ। इस दौरान अच्छी बात यह हुई कि आगा जान घर पर नहीं थे, इसलिए इनको कभी इस बात का इल्म ही ना हो सका। आने वाले दिनों में इसने क्लासेस को स्टॉप कर दिया था, लेकिन वो इस तरह कुट कुट कर नहीं जीना चाहती थी। इसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इसके पिंजरे से बाहर होकर आजाद होकर अनम के साथ इसकी वीडियो चैट हुई थी, जिस पर इसने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाई। वो हकीकतन ये जानकर खुश हुई थी और सबसे ज्यादा खुशी इसे अनम को खुश देकर हुई थी। घर पर किस कदर डरी सहमी से रहने वाली लड़की आजाद होकर किस कदर खुश थी। इसने अनम को कुछ घर की तस्वीरें भी भेजी और इसे मौजूदा हालात से भी आगाह किया। अमूमन रात को वो सुकून के लिए छत पर आती थी, जहाँ कोई ना कोई नहीं होता था। ठंडी हवा चल रही होती और यहाँ आकर वो सुकून महसूस करती। नीचे घर का आंगन नजर आता था और मेन गेट भी। इस वक्त वो जोया से कॉल पर बात कर रही थी। सच में इशरत, तुम कमाल करती हो, ऐसे माहौल में सांस ले रही हो। चलो आज तो तुम भी मान गई ना? तो तुम भी हमेशा कहती रहती हो कि मैं इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। वो कुछ दुखी अंदाज में बोली। क्या तुम सच में सारी जिंदगी ऐसे घर में गुजारो? कभी नहीं। मुझे यहाँ से जाना है बहुत दूर। मैं अपनी जिंदगी ऐसी छोटी सोच के लोगों के साथ नहीं गुजारूंगी। कसम से यार, शहर में ऐसा माहौल कहाँ होता है। मुझे तो अभी तक इसकी आंखों का सोच सोचकर खौफ आ रहा है। कितने गुस्से में था वो। इसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने पीछे पलट कर देखा। वो सिकंदर था, जो हमेशा की तरह इसे गुस्से से देखकर इसने उंगली से कॉल काट दी। मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? इसने सर्द लहजे में कहा। वो इसे अचानक वहां देखकर इसकी जुबान लड़खड़ा गई। बताओ कहाँ से आया मोबाइल? अब वो इसके दोनों बाजू पकड़ कर चिल्लाए। एक तो ये बार बार मेरे हाथ ना पकड़ा करो। वो अपने हाथ छुड़वाते हुए बरहमी से बोली। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, जो चाहूं करूं। तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। बात को बदलो मत। बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया और कब से इस्तेमाल कर रही हो? वो इसके हाथ से मोबाइल छीन कर बोला। सिकंदर मोबाइल दो मुझे। शट अप। इसने मोबाइल को गुस्से से देखा, फिर अपनी पूरी कुव्वत से मोबाइल को छत से नीचे घर के बाहर रोड पर फेंक दिया। वो इसे बेबसी और शौक की कैफियत में देखती रही। इसे यकीन नहीं आया वो ऐसा कुछ कर सकता है। जलील इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा मोबाइल फेंकने की? वो गुस्से और बेबसी से चिल्लाई। इसकी आवाज भर आ गई। शुक्र करो तुम्हारे मोबाइल फेंका है, तुम नहीं तो तुमने जो हरकत की है इसमें तुम्हारा कत्ल बनता है। वो कुछ बेबसी के आलम में इसे देखती रह गई। अब बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया और किससे बात कर रही थी तुम? इसने उससे भरी सांस खारिज की और दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुतमईन होकर इसे देखी। ये मोबाइल मुझे समीर ने दिया है और मैं इसी से बात कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द एक दूसरे से शादी करेंगे। वो इसे तकलीफ देने के लिए झूठ बोले जा रही थी। सिकंदर ने गुस्से से अपना आसमान की तरफ बुलंद किया हुआ हाथ बुलंद किया और रोक दिया। वो इस पर हाथ नहीं उठा सका और गुस्से से इसे देखता रह गया। तुम जानबूझकर ये कह रही हो ना, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए और मुझे दर्द देने के लिए? वो दांत चबाकर बोला। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। मैं तुम्हें वो दर्द दे जाऊंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। सिकंदर फेरोज नफरत से इसे कहती वो वहां से चली आई और वो वहीं खुले आसमान तले खड़ा रह गया। सारी रात वो इसके जहन पर छाया रहा। दिल चाहा इसे शूट कर दे। वो कमरे में इधर उधर टहलती रही। किसी तरह इसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इसने किसी बेरुखी से इसका मोबाइल छीन कर फेंका। इसके दिल में
اس گھر میں رہنے والے مردوں کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ مجھے اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہونا ہے، وہ بار بار خود سے کہتی۔ اگلے 2 دن میں اس نے اپنے لیے ایک نئے موبائل کا انتظام کیا۔ وہ موبائل کے بنا رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زویا سے رابطہ کیا اور کئی گھنٹوں اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالتی۔ نرمین نے اسے ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا۔ آج گھر میں تمہاری شادی کی بات ہو رہی تھی، کس کے ساتھ؟ اس نے احمقانہ سوال کیا۔ آف کورس سکندر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اس کے گھر والوں کو خوش فہمی ہے، میں کبھی اس منحوس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، سنا ہے آغا جان جلد ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی تائی نے انکار کر دیا۔ وہ تو خود سے ہی ایسے کہہ رہی تھی، نہیں تو گھر کے مردوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا خاندانی اصول نہیں جانتی تم؟ جو رشتہ جڑ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میں سارے اصول توڑ دوں گی، تم اپنا سر تڑواؤ گی۔ اس نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ جانتی تھی شادی اس نے سکندر سے کبھی نہیں کرنی۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں الیکشن ہونے والے تھے۔ آغا جان سمیت قریباً سبھی گھر والے انہیں تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس بار آغا جان MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ سکندر کو کھڑا کر رہے تھے۔ پینا فلیکسز اور پوسٹرز بھی چھپ چکے تھے اور قریباً ہر جگہ آویزاں بھی ہو چکے تھے۔ اسی لیے وہ شادی کی بات کو لے کر ابھی اس قدر سیریس نہیں تھی، کیونکہ جو بھی بڑا فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہی ممکن تھا۔ ایسے نرمین کو صوبیہ بھابی سے کوئی اڑتی پھرتی خبر ملی ہوگی، لیکن گھر میں ہونے والے فیصلوں سے وہ اس قدر لا علم بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اوپر والی منزل پر کھڑی تھی۔ نیچے ہال میں اسے سکندر اور آغا جان باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے، دونوں ہی کسی سیریس مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ وہ دور سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ممکن تھا وہ شادی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں اور آگاہ رہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ چپکے سے نیچے آئی، ہال کے پچھلے حصے کی طرف پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان کی آواز واضح آ رہی تھی۔ وہ اب ایسی جگہ چھپ کر کھڑی تھی جہاں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ الیکشن سمجھداری کا کام ہے، پیار محبت کا۔ اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ وہ اپنی ہی کوئی بات کر رہے تھے، بس یہی 1 مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے سامنے ذرا جھک جاؤ، پھر باقی کے 5 سال سر اٹھا کر جینا۔ اس نے آغا جان کو کہتے سنا، پھر اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا، لیکن اچانک ایک خیال آنے پر رک گئی۔ اس نے ہاتھ میں موجود موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈنگ پر کلک کر دیا۔ یہ ویڈیو اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ عوام کا کیا ہے، انہیں بیوقوف بنانا کون سا مشکل ہے؟ پورا سال بیٹھ کر کھاؤ، علاقے میں کوئی کام نہ کرو اور بس الیکشن سے پہلے آخری سال 1-2 سڑکیں پکی کروا لو، یہ عوام تمہاری غلام بن جائے گی۔ آغا جان کی یہ باتیں اور کچھ ایسی باتیں اس نے کیمرے میں ریکارڈ کر لی۔ یہ بہت قیمتی ویڈیو تھی جو آنے والے وقتوں میں اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ دوسروں کا ویڈیو بناتے بناتے اس کا خود کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہوا، کب ہوا اور کیوں ہوا۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی، اسے اپنے چاروں طرف دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سکندر نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا اور اس کے کان سن ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہال میں پورا خاندان کھڑا تھا۔ دیکھو دیکھو، کیا ہے یہ؟ سکندر نے اپنا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل سکرین پر جلنے والی ویڈیو کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ سب کب اور کیسے ہوا؟ وہ اسی کی ویڈیو تھی جہاں وہ ڈانس کر رہی تھی۔ وہ انم کی مہندی پر کسی کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ کسی بچے یا کسی عورت نے اس کی ویڈیو بنا لی اور اب وہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی تھی۔ اور دیکھو ساتھ ٹائٹل کیا لکھا، سکندر کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس نے موبائل آنکھوں کے سامنے کیا، آغا جان کی پوتی مجرا کرتے ہوئے، اور اسے لگا پوری چھت اس پر آن گری ہو۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔